welcome back. So we are revising all the chapters of economics right now. So दोस्तों आने वाले 1 घंटे में हम लोग करेंगे सारे के सारे economics chapters को revise, including all the latest amendments. Everybody now check it out. दोस्तों करेंगे economic law को revise. So all those who are watching me on YouTube, kindly concentrate and understand all the concepts that are very important. सारे chapters को इतने fast हम लोग revise करेंगे. Just while revising all the chapters, make sure you are having all the charts. I am also sharing the link of this charts on in the comment box. And please like my lecture if you really like the way I am teaching, right? Everybody, so welcome back. So I'm moving on chapter. कौन सा start करें पहले? ये करें या कोई और chapter से शुरुआत करें दोस्तों? बताएंगे किससे शुरुआत करें? हाँ? आप बोलेंगे उस chapter से शुरुआत करेंगे? किसे? सरफासी है, पामला है. Guess tell me from where should I start? Okay, I'll start from Pamela. Okay. So guys, we are starting from chapter number 3, chart number 3. आपके सामने prevention of money laundering. As you all know, money laundering किसको बोलते हैं? Money laundering मतलब कोई भी schedule offense से जिन लोगों ने पैसे कमाए होते हैं, जैसे कि कोई terrorism करके, जैसे कि कोई bomb blast करके, जैसे कि कोई prostitution से, जैसे कि कोई corruption से जिन लोगों ने पैसे कमाए और वो सारे पैसे जो कमाए हुए हैं उन सारे पैसों से वो क्या करते हैं? जैसे black money, they cannot purchase anything from the market. That's why they try to convert entire black money into white money by doing money laundering. Money laundering के 3 स्टेज होते हैं. जैसे एक आप सभी जानते हो, the entire cash is what broken down because अब directly suppose Dawood has earned 100 crores rupees by doing bomb blast in India. 100 crores जो कमाए और उस 100 करोड़ से वो कुछ भी इंडिया में खरीद नहीं सकते. Now by using such 100 crores वो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते. That's so it is becoming useless. इसलिए the entire amount will be broken into small pieces. सबसे पहले placement करेंगे, छोटे-छोटे amount में सारे अपने दोस्तों को दिए जाएंगे और सारे दोस्त लोग क्या करेंगे? इसको placement करते हैं मतलब उसको बैंक में डालेंगे छोटे-छोटे टुकड़ों में और छोटे-छोटे टुकड़े आराम से बैंक में डिपॉजिट हो भी सकते हैं. सोर्स ऑफ रेवेन्यू आप आराम से बता सकते हो. इन दैट केस आप क्या करेंगे? उस सारे पैसों को इधर-उधर घुमाएंगे. कभी डायमंड लेंगे तो बेचेंगे, फिर ज्वेलरी लेंगे बेचेंगे, लैंड लेंगे बेचेंगे, सिल्वर लेंगे बेचेंगे, शेयर लेंगे बेचेंगे. ऐसा करते 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 वो लेयरिंग करेंगे और सारा पैसा एक दिन बाद में, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद में इंटीग्रेशन द्वारा वो सारा पैसा दाऊद के पास में आएगा. जो पैसा दाऊद ने ब्लैक से भेजा था अब उसके वो व्हाइट के फॉर्मेट में वापस से दाऊद के पास में लौट जाएगा. तो बताएंगे गाइस 3 स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. नंबर 1 करेंगे क्या करेंगे? एक प्लेसमेंट. नंबर 2 लेयरिंग. तीसरी बात इंटीग्रेशन. दोस्तों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम्स? प्रोसीड ऑफ क्राइम मतलब क्या? जो ऐसे गलत धंधों से जो मान लो 100 करोड़ रुपए दाऊद ने इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट किया है या फिर इंडिया में कोई टेररिज्म किया होगा, 100 करोड़ रुपए कमाए. ये 100 करोड़ से वो जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी लेता है, इमूवेबल लेता है, जो भी कॉर्पोरेट लेता है, इनकॉर्पोरेट, टेंजिबल लेता है, इंटेंजिबल, हर प्रॉपर्टी जो उसने ली उसको बोलते हैं प्रोसीड ऑफ क्राइम. मतलब क्राइम के धंधे से जो पैसे कमाए. दोस्तों अगर मैं एक सीए कोचिंग क्लासेस दे रहा हूं, अगर इनकम टैक्स नहीं भर रहा तो मुझे मामला नहीं बजाएगा. मुझे बजाने वाला इनकम टैक्स एक्ट होता है. अगर कोई इंसान, दाऊद जैसा इंसान अगर गलत धंधों से पैसे कमाता है और उसके ऊपर इनकम टैक्स भी नहीं भरता तो उसके खिलाफ मामला लगता है. कोई भी पॉलिटिशियन अगर कोई करप्शन से पैसे, जैसे कि हाल ही में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की केस चल रही है, हाल ही में लालू प्रसाद के खिलाफ आज भी अंदर है. तो आप सभी जानते हो महाराष्ट्र में छगन भुजबल को भी अंदर लेके गए थे. दोस्तों ये सारे लोग वो है जो मनी लॉन्ड्रर है. और मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कपड़ा लॉन्ड्रिंग. जैसे कपड़े लॉन्ड्रिंग में काला कपड़ा जो होता है वो सफेद किया जाता है, उसी तरह से यहाँ पे काले पैसों को सफेद किया जाता है. 3 स्टेज से एक स्टेज होती है प्लेसमेंट, दूसरी लेयरिंग है और तीसरी है इंटीग्रेशन. बताएंगे इनकी पनिशमेंट कितनी होती है? पनिशमेंट बताएंगे कम से कम 3 साल की, मैक्सिमम 7 साल की. अगर उसमें नार्कोटिक इन्वॉल्व है तो कम से कम 3 साल की, मैक्सिमम 10 साल की हो सकती है. अगला प्रश्न आपके सामने ये रखा, ऑब्लिगेशन. आज इट इज रिस्पांसिबिलिटी ऑल द बैंक्स एंड ऑल द रिपोर्टिंग अथॉरिटी. सारे बैंक्स आजकल आप जानते हो कि बैंक में बहुत ज्यादा केवाईसी नॉर्म स्ट्रांग हो गए. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ सेक्शन नंबर 12. पामला कहता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कहता है कि ये सारी चीजें जो ब्लैक का व्हाइट बन रहा है इसके सबसे बड़ा गुनहगार जो है बैंक है. बिकॉज बैंक ने जब पैसे लिए थे इनसे केवाईसी नहीं पूछा था, इसलिए बैंक के ऊपर सेक्शन नंबर 12 कहता है जब भी कोई इंसान ट्रांजैक्शन करता है उसका केवाईसी पूरी तरह से मेंटेन होना चाहिए और वो डेटा जो है ना उसी फॉर्मेट में मेंटेन होना चाहिए जिस साल में आरबीआई ने कहा है. उसी डेटा 5 सालों तक मेंटेन होना चाहिए. उसकी आइडेंटिटी भी मेंटेन होना चाहिए और उनके जो बेनिफिशियल ओनर है उनका डेटा भी मेंटेन होना जरूरी है. अगर बेनिफिशियल ओनर की बात करूंगा मैं तो जब वो अकाउंट खत्म होता है उसके 5 साल या फिर जिस दिन ट्रांजैक्शन खत्म हुआ उसके 5 साल विच लेटर तक स्टोर होना चाहिए. और जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन का डेटा बैंक वालों ने 5 साल तक मेंटेन करना चाहिए. और जब भी वो लोग डिमांड करेंगे, जब भी ईडी डिमांड करता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जब भी डिमांड करता है, वो सब इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड होना चाहिए. अब व्हाट इज द सेक्शन नंबर 12A, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. कैन यू प्लीज टेल मी कौन किसकी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाएगा? ईडी विल बी एबल टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑफ किसकी? बैंक की. मतलब बैंक, ऑल द बैंक्स विल हैव टू वर्क एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय कौन? कम ऑन.
ईडी। अब बात करेंगे पावर्स ऑफ डायरेक्टर। इट इज डायरेक्टर जब बोलते हैं ये कोई कंपनी का डायरेक्टर, ये डायरेक्टर ईडी वाला डायरेक्टर है, और यही पामला का ईडी जो होता है वो फेमा का भी ईडी होता है। तो ईडी ऑफ पामला और ईडी ऑफ जो फेमा होता है वो दोनों सेम ही होते हैं। पावर ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर का इतनी पावर है कि कोई भी बैंक से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, इनकी जिम्मेदारी, इट इज देयर ड्यूटी कि वो उनको इन्फॉर्मेशन दे, और उनको डाउट आता है तो वो ऑडिट भी कर सकता है उनका। और यहाँ पे अगर मान लीजिए इन्होंने जो जो इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने वो सबमिट नहीं की तो उनके खिलाफ क्या निकाल सकता है, वार्निंग भी निकाल सकता है उनको। देखो वार्निंग देगा अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या वार्निंग देगा, जो भी तुमने डेटा सबमिट किया हुआ है वो जो तुमने सबमिट नहीं किया वो मुझे, पहली बात तो बोलेगा अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर बोलेगा अभी तक जितना भी डेटा मुझे चाहिए था मैं तुमको 10 दिन की मोहलत दूंगा, मुझे डेटा चाहिए। तीसरी बात में क्या बोलेगा कि उनके खिलाफ क्या निकालेगा, ऐसा इंस्ट्रक्शन देगा कि हर 15 दिन में, हर 10 दिन में, हर 20 दिन में मुझे इंटरवल में मुझे, अच्छा कौन इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, ईडी। किससे मांग रहा है, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रर से इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे रॉबर्ट वाड्रा की बात नहीं चल रही है, लालू प्रसाद की बात नहीं, ये बैंक की बात चल रही है। बैंक से इन्फॉर्मेशन मांगेगी कि बैंक के अंदर कौन से इंसान ने कितने कितने पैसे जमा किए, बिकॉज बैंक ही ऐसा एक जरिया है जिसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। इसलिए बैंक के ऊपर शिकंजा कसना बहुत जरूरी था। अगर मान लीजिए बैंक ने केवाईसी अगर नहीं किया तो 10,000 रुपए कम से कम, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का पर केवाईसी उनको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। सेक्शन 14 में आप जानते हो इम्यूनिटी पर बैंक ने जो भी पैसा, जो बैंक ने जो भी इंफॉर्मेशन रॉबर्ट वाड्रा की दी है ईडी को, रॉबर्ट वाड्रा जो है बैंक के ऊपर केस नहीं ठोक सकता, ये बोलकर कि तुमने मेरी इंफॉर्मेशन कैसे ईडी को दी है। इसको बोलते हैं इम्यूनिटी। सेक्शन नंबर 15 गाइस बताएंगे हाउ बैंक शुड मेंटेन द डेटा। बैंक शुड मेंटेन द डेटा एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई ने मिलकर जो रूल्स बनाए हैं वैसे ही बैंक ने इंफॉर्मेशन मेंटेन करना चाहिए। अगला सवाल, अटैचमेंट, एडजुडिकेशन, कॉन्फिस्केशन मतलब क्या होता है। तीनों शब्द का मतलब समझिए। अगर उनको लगता है कि देखो ईडी अटैचमेंट कर सकता है, अगर उनको लगता है रॉबर्ट वाड्रा की जो प्रॉपर्टी है लंदन में, जो रॉबर्ट वाड्रा ने प्रॉपर्टी ली है, इनका मानना है कि वो प्रॉपर्टी जो खरीदी है वो राहुल गांधी के करप्शन से उन्होंने अपने जीजाजी को दी और जीजाजी ने प्रॉपर्टी खरीदी। इनका मानना है कि मतलब ईडी का अभी इनफैक्ट 2-3 दिन बाद में वापस से ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के पीछे जो जिस तरह से बीजेपी पड़ा है, आप जानते हैं उसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है। इनका ये मानना है कि जो प्रॉपर्टी रॉबर्ट वाड्रा के पास में है वो खराब धंधों से ली हुई है, इसके ऊपर कोई भी रॉबर्ट वाड्रा का लीगल उसके ऊपर प्रूफ नहीं कि इनका सोर्स ऑफ इनकम का। इनका मानना है कि करप्शन ये सोर्स ऑफ इनकम है। और ये जिस तरह से ये आप जानते हो छगन भुजबल को भी 2 साल तक जेल में रखा, उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने जो है करप्शन से पैसे कमाए और उसकी वजह से उन्होंने सिंगापुर में प्रॉपर्टी ली थी। तो इस तरह से सारे जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं उनको ईडी से बहुत डर लगता है। तो ऐसे लोग जिनकी प्रॉपर्टी वो लोग कभी कुछ उनको लगता है कि ये आदमी बहुत गंदा है, इस आदमी ने कुछ गलत काम किया है, उनको लगता है कि ये प्रॉपर्टी जो है ना ये छुपा सकता है। किसको लगता है ऐसा छुपा सकता है, कंसील कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। इसकी प्रॉपर्टी वो अटैच करते मतलब वो प्रॉपर्टी है वो बेचने लायक नहीं है, वो किसी को भी बेच नहीं सकता जब तक वो अटैचमेंट जारी है। पर दोस्तों अटैचमेंट जब अटैचमेंट के बाद में वो जो ईडी है ना वो सारी इंफॉर्मेशन सबमिट करता है किसको, जिससे अटैचमेंट हो जाती है इमीडिएटली वो इंफॉर्मेशन सबमिट करेगा किसको, अगली अथॉरिटी को, जिसका नाम क्या है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास में इंफॉर्मेशन आती है और 30 दिनों के अंदर जैसे वो अटैचमेंट हो जाती है, 30 दिनों के अंदर रॉबर्ट वाड्रा ने एग्जैक्टली क्या गुनाह किया है उसकी इंफॉर्मेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दी जाती है। फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करता है, सारा शो कॉज नोटिस देके रॉबर्ट वाड्रा से सारी इंफॉर्मेशन लेता है, उसके बार बार उसके इंक्वायरी करता है रॉबर्ट वाड्रा से, और रॉबर्ट वाड्रा के जितने भी रिलेटिव्स है या जो भी लोग जो कनेक्टेड है लूप में है उन सबसे इंक्वायरी करके वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसको शो कॉज नोटिस दिया जाता है कि आखिर तुझे क्यों अरेस्ट नहीं करना चाहिए। और जितने भी इंफॉर्मेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कलेक्ट करता है द एंटायर इंफॉर्मेशन विल बी सेंट टू व्हाट, अगेन स्पेशल कोर्ट, बिकॉज स्पेशल कोर्ट ही निर्णय लेगा कि इसके ऊपर केस ठोकना है कि नहीं करना है, उसकी जो प्रॉपर्टी जो अटैच की है उसको कॉन्फिस्केट करना है कि नहीं करना है। अब बताओ दोस्तों स्पेशल कोर्ट के पास में 2 ऑप्शन अवेलेबल है। अगर उनको लगता है रॉबर्ट वाड्रा ने गलत काम किया तो उसकी प्रॉपर्टी को ये लोग क्या करेंगे, कॉन्फिस्केट, और रॉबर्ट वाड्रा ने गलत काम नहीं तो उसकी प्रॉपर्टी को वापस दे दिया जाएगा। तो दोस्तों पहले करेंगे अटैच, और अटैचमेंट में बताओ जल्दी से बताओ, पहले करेंगे अटैचमेंट, कौन करेगा अटैचमेंट, ईडी। उसके बाद में सब इंफॉर्मेशन कहां भेजेंगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। फिर वो क्या करेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके किसको भेजेगा, स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट 2 फैसले करेगा, एक तो कॉन्फिस्केट करेगा या फिर उसकी प्रॉपर्टी वापस देंगे। तो वापस प्रॉपर्टी वापस भी जा सकती है या प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट मतलब उसके बाद में वो प्रॉपर्टी बन जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। सो दोस्तों यहाँ पे जो लिखी है बातें, मैंने काफी सारी बातें कवर की है। ये बताओ दोस्तों 180 दिन का मैटर क्या है, एक बार प्रॉपर्टी अटैच कर लेते ना, जो भी फैसला लेना है उसके खिलाफ, मतलब ये जो बंदा है जो रॉबर्ट वाड्रा ने गलत काम किया कि नहीं गलत काम किया, जिस दिन से प्रॉपर्टी अटैच करते हैं 180 दिन के अंदर ही ये निर्णय ले लेना चाहिए। ओके, और मुझे लगता है ये क्या
एक्सपायरी तो पीरियड ऑर्डर मेड, ये सब कुछ हमने खत्म किया विद इन पीरियड ऑफ, ये सब कुछ मैंने आपको बोला, ये भी मैंने बोलना है अभी। ये क्या होता है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इंडिया में लाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लाता है। उसके अंदर कितने पर्सन हो? चेयरपर्सन एक होना चाहिए और मेंबर 2 होना चाहिए जिनके पास में एक्सपीरियंस है। और एक बार प्रॉपर्टी जब कॉन्फिस्केट हो जाती है तो प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाती है। उसके बाद में एडजुडिकेशन में लिखे सारी बातें मैंने आपको बोली है, राइट? सारी बातें मैंने बोली है। कन्फिस्केट ले सकते हैं, कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, नॉट टेकन रिलीज कर देंगे अगर उनको लगता है। अच्छा, इसमें कुछ लिखी चीजें है, ये भी मैंने बोल दिया। अच्छा, पावर टू अरेस्ट की बात करेंगे, बताएंगे दोस्तों पावर टू अरेस्ट क्या है। जितने भी डिप्यूटी डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, स्पेशल डायरेक्टर है, उनको सबको क्या है, अगर उनको लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग जो है उनकी प्रॉपर्टी जो है उन्होंने गलत तरीके से एक्वायर की है, शेड्यूल ऑफेंस के हिसाब से है, तो उनको ऑर्डर दिया है कि वो इस बंदे को अरेस्ट तक कर सकते हैं। मतलब आप सोचेंगे इतनी बड़ी पावर पामला के इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, देखो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का ऑफिस है, डायरेक्टर ईडी का एक ऑफिस है, और ईडी के ऑफिस के अंदर बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं। एक स्पेशल डायरेक्टर होता है, एडजुडिकेटिंग क्या बोलते हैं उसके अंदर, एडिशनल डायरेक्टर होता है, उसके अंदर जॉइंट डायरेक्टर होता है, उसका असिस्टेंट डायरेक्टर, ये सारे डायरेक्टर का मिला के वो एक ऑफिस होता है। उन सबको बोला है कि अगर तुमको लगता है कोई बंदा कोई गलत काम कर रहा है तो उसको वो अरेस्ट भी कर सकते हो 24 घंटों के अंदर। बोलो बच्चों जल्दी से, मैजिस्ट्रेट के पास लाना चाहिए, बिकॉज मैजिस्ट्रेट के पास दिया हुआ बयान ही कोर्ट में वैलिड माना जाता है। अगला सवाल अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात करेंगे दोस्तों। इफ एनी पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ किसके, ए, अगर मान लो ए ने उसको बोल दिया होगा, मतलब स्पेशल कोर्ट, देखो स्पेशल कोर्ट बोलता है फिर ए बोलता है, एक्चुअली स्पेशल कोर्ट और ए का लेयर एक ही है। तो सबसे नीचे कौन हुआ? ए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। उसके ऊपर कौन लेयर हुआ? ए हो गया। उसके बाद नहीं, पहले कौन हुआ? पहले ईडी हुआ, सबसे नीचे ईडी होता है, फिर बाद में ए और स्पेशल कोर्ट बाद सेकंड लेयर पे होते हैं। और स्पेशल कोर्ट और ए ने बोल दिया होगा कि रॉबर्ट वाड्रा गुनहगार है और रॉबर्ट वाड्रा इज नॉट हैप्पी विद दिस जजमेंट, तो वो जाएगा एटी के पास में विद इन 45 डेज, और फर्दर एक्सटेंशन वापस कितना मिलेगा? 45 डेज मिलेगा। और ये मैटर जो भी है 6 महीनों के अंदर रफा दफा होना चाहिए। दिस मैटर शुड बी सॉर्टेड आउट बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल विद इन व्हाट 6 मंथ्स। आप बताएंगे पावर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में वो सारी पावर है जो एक सिविल कोर्ट के पास में, मतलब सोचो एक बंदा है कौन? अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में बोलो यार क्या है, उतनी सारी पावर है। मतलब कौन सी समन्स करना, उसको बोलना कि प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, उसको बोलेंगे एफिडेविट करो, उसको बोलेंगे विटनेस लेकर आओ, वो एक्सपर्ट भी कर सकते हैं, अपने डिसीजन को रिव्यू भी कर सकते हैं। जो एक पावर सिविल कोर्ट के होते हैं वो सारे के सारे पावर अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी दिए जाते हैं। और दोस्तों बताओ डिसीजन बाय मेजॉरिटी मतलब क्या? हमेशा जो भी डिसीजन होगा वो किसके थ्रू होगा? अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो मेंबर्स होते हैं उनके मेंबर्स के थ्रू होते हैं। और अगर उनको लगता है उनसे मैटर अगर सॉल्व नहीं हुआ, देन वो जाता है चेयरपर्सन के पास में, और चेयरपर्सन एक तो खुद भी सॉल्व कर सकता है या किसी और मेंबर को भी रेफर कर सकता है। उसके बाद में सिविल कोर्ट पावर ऑफ, मतलब कोई भी सिविल कोर्ट को अपीलेट ट्रिब्यूनल और एनफोर्समेंट डायरेक्टर मतलब मामला के अंदर दखल अंदाजी करने का पावर किसी भी सिविल कोर्ट को नहीं है। और इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द जजमेंट ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, यू कैन गो टू व्हाट हाई कोर्ट विद इन व्हाट 60 डेज, और फर्दर एक्सटेंशन और 60 दिन का भी मिलता है। दोस्तों ये सारे चार्ट्स के लिंक वहां पे YouTube के नीचे दिए, आप क्लिक करें, डाउनलोड करें और देखते रहे। दिस लेक्चर्स आर एप्लीकेबल फॉर May 2019 एग्जामिनेशन। सो गाइस प्लीज एंजॉय दिस लेक्चर। वंस अगेन गाइस बताएंगे लेयर कैसे होगी। सबसे पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टर, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद दिस आप जाओगे अपीलेट ट्रिब्यूनल या फिर स्पेशल कोर्ट के पास में, उससे ज्यादा कुछ नहीं तो आप जाएंगे ना अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में। देखो पहले कहेंगे ईडी, फिर आएगा ए, फिर आएगा एटी एंड फिर आएगा एचसी। अगला सवाल ये आपके सामने, स्पेशल कोर्ट भारत में कौन लाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट हाई कोर्ट को पूछ के स्पेशल कोर्ट लाता है। स्पेशल कोर्ट की कितने लाना चाहिए वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है। उनका जुरिस्डिक्शन कौन होना चाहिए वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है। ये क्या लिखा था? अब बताओ स्पेशल कोर्ट के पास में ऑफेंसेस कहां से आते हैं? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो चीजों को देता है वही सारे ऑफेंसेस स्पेशल कोर्ट में आते हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कभी डिसाइड नहीं कर सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा गुनहगार है कि नहीं, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। आखिर फैसला कौन लेता है? स्पेशल कोर्ट लेता है। अब बात करेंगे दोस्तों आगे क्या लिखा है। इनको बेल पर, आप सभी जानते हो स्पेशल कोर्ट किसी को बेल पर, मालूम है क्या भाई, ये 3 साल वाली कंडीशन अब कट हो चुकी है। और बोलो क्या बोल रहा है? बेल पे नहीं दे सकते, दे सकते हैं अगर देखो पहली बात तो बेल होना चाहिए। बेल दिया होगा तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ऑब्जेक्शन लेने का अधिकार है, पर उसने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, उसने ऑब्जेक्शन लिया तो वो अभी भी बंदा वो स्पेशल कोर्ट में जा सकता है। और स्पेशल कोर्ट वाले को लगता है जब भी इस बंदे को हमने आज तक बेल दी है, ये आदमी गलत काम नहीं करे तो उसको बेल होगी। वापस से सबसे पहले बेल होंगी नहीं। रॉबर्ट वाड्रा को अरेस्ट हुआ तो बेल नहीं होंगी, पर अगर हो गई होंगी तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन लेने का राइट है। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अगर ऑब्जेक्शन लिया तो अभी भी एक आशा है, अभी एक उम्मीद है कि स्पेशल कोर्ट को लगता है नहीं इतना भी कुछ गुनाह नहीं किया, ये आदमी इतना गुनहगार नहीं, बेल पे गलत काम नहीं किया तो उसको
छुट्टी दे देंगे, पर 3 लोगों के लिए खास कार्रवाई है, जैसे कि जिसकी उम्र 16 से कम है, जैसे वो महिला है और जैसे आदमी हौला है, पागल है, उस केस में स्पेशल कोर्ट ऑर्डर के बुनियाद पर इनको बेल दे सकते हैं, वरना पामला इतना गुनहगार सी पामला में 2 चीजों से गुनहगार है आप। आपने एक तो गंदे काम किए, करप्शन किया, डकैती की, आपने टेररिज्म किया, प्रोस्टिट्यूशन किया, और दूसरी बात आप इनकम टैक्स, तो दो गलत काम एक साथ होंगे तो बताओ ऐसा इंसान आप पता नहीं ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। तो पामला के जितने भी ऑफेंस उसको क्रिमिनल मानते हैं। अगला सवाल ये आपके सामने दोस्तों, समन्स, ये क्या बोल रहा है? पावर्स ऑफ अथॉरिटीज रिगार्डिंग समन्स प्रोडक्शन, क्या लिखा है? अरे बोलो भाई बोलो। डायरेक्टर शाल, डायरेक्टर मतलब कौन से डायरेक्टर्स? अरे ईडी के अंदर वो पावर से जितनी एक सिविल कोड को होती है, तो आपको ये पॉइंट है, सिविल कोड के सारे पावर्स आप जानते हो, मतलब एक सोचो ईडी एक बंदा है, एक डायरेक्टर है जी, डेप्यूटी, उसको उतनी पावर होती है जैसे कि एक कोर्ट को होती है। और दोस्तों लास्ट पेज फ्रॉम दिस चैप्टर, अगले 2 मिनट में हम एक चैप्टर को खत्म कर जाएंगे। बताएंगे दोस्तों रेसिप्रोकल, भारत के अंदर आप सभी जानते हो लोग इंडिया में इतने छोटे लोग भरे ना, जितने लोग गलत काम करते हैं ना वो इंडिया के अंदर पैसा नहीं डालते थे, बिकॉज इंडिया में बहुत बैंक में केवाईसी लगती है, इसलिए लोग दूसरे कंट्री में जा जाके, भूटान जैसे कंट्री में जाके, बांग्लादेश जैसे कंट्री में जाके, पाकिस्तान जैसे कंट्री में जाके अपना पैसा, जहां पे केवाईसी नॉर्म्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहां पे ये लोग अपना पैसा रखवाएंगे और वहां से अपना पैसा वापस इंडिया में रूट करेंगे। मतलब इंडिया से पैसा जाएगा बाहर जाएगा, मान लो इंडिया से गंदे कामों से पैसे कमाएंगे, इंडिया के बाहर जाएंगे और इंडिया के बाहर के बैंक में डालेंगे, वापस इंडिया में पैसा लेके आएंगे। दोस्तों इसी तरह से हम लोग, चाहे पामला इंडिया में कितना भी स्ट्रॉन्ग कर ले, पर इंडिया में उसका सक्सेस नहीं होगा। सक्सेसफुल तभी होगा, बोलो जल्दी से, जब इंडिया के ट्रीटीज और इंडिया के एग्रीमेंट्स आएंगे। इसलिए मोदी जी बार बार अनेक कंट्री में जाते हैं और वहां पे जाकर ट्रीटी और एग्रीमेंट साइन करते हैं। इसी तरीके से अब इसके बाद में स्विट्जरलैंड की बैंक भी अब इंडिया के पॉलिटिशियन का पैसा हमें बोल पाएगी, अब बोल पाएगी, पहले नहीं बोल पाती थी। पॉइंट टू बी नोटेड, या कम ऑन एवरीबॉडी, गाइस वेलकम बैक। सो दोस्तों अगर मान लीजिए ऐसा रेसिप्रोकल एग्रीमेंट हमारा स्विट्जरलैंड के साथ में होता है, अब आज की बात में ये एक्ट जैसा इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, वैसे उन सारे कंट्रीज पे भी एप्लीकेबल होगा जहां पे ट्रीटी साइन हो गई है। इसका मतलब ये एक्ट वहां पे भी एप्लीकेबल होगा, उनको भी, जो उधर के बैंक को भी केवाईसी इंडिया के लोगों को देना पड़ेगा, हम जो इन्फॉर्मेशन मांगेंगे उनको देना पड़ेगी, वाइस वर्सा भी होगा। और हम अगर बोलेंगे इस बंदे को उधर तुम्हारे उधर है, इधर आपकी कंट्री में ऐसा बंदा है हमारा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको अरेस्ट करना है तो वो अरेस्ट भी कर लेंगे। यस अब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन सर्टेन केसेस, क्या लिखा है? ठीक है। और असिस्टेंस टू क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन सर्टेन लिखा है, ठीक है वही। डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, अगर मैं उसकी बात करूंगा तो अगर ये पूरा जानकारी लेना है, अगर उधर वाले बंदे को अगर इंडिया के बैंक से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कैसे करेगा? उधर वाला बंदा जो है ना, इंडिया के सीजी को बोलेगा, इंडिया के बाद में स्पेशल कोर्ट को बोलेगा, और स्पेशल कोर्ट क्या करेगा? वो जानकारी ईडी को बोल के उधर भिजवाएगा। अगर मान लो इंडिया वाले बंदे को अगर इन्फॉर्मेशन, अगर देखो इंडिया में अगर उनको लगता है कि कोई ऐसा बंदा है जिसकी इन्फॉर्मेशन स्विट्जरलैंड के बैंक के पास में है, तो स्विस बैंक से अगर इंडिया के बंदे को, ईडी को या स्पेशल कोर्ट को, किसी को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्या करते हैं? स्पेशल कोर्ट बोलेंगे। स्पेशल कोर्ट से बोले किसको बोलेगा? इंडिया का स्पेशल कोर्ट किसको बोलेगा? उधर के रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को बोलेंगे और वो लोग इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ईडी को अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ईडी कैन नॉट डिमांड इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली, ईडी विल हैव टू गो टू स्पेशल कोर्ट एंड स्पेशल कोर्ट उसके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से पूछेंगे और वो इन्फॉर्मेशन इंडिया में लाई जाएगी। चलो ठीक है, ये तब की रेसिप्रोकल नाम में समझता है, पर ये दोनों वाइस वर्सा भी, मतलब जैसे इंडिया के लोगों को अधिकार उनसे मांगने का, उनको भी है। अगला सवाल, डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? बताओ जल्दी से। देखो डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब क्या, अगर मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर कुछ काम कर रहा था, उसको लगता है कि पामला के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो वो पामला के लोगों बोलेगा, एंड वाइस वर्सा। इफ द पामला इज डूइंग सम ईडी कुछ डूइंग समथिंग सम देयर एंड ही फाउंड कि जीएसटी, इस बंदे ने जीएसटी में कुछ गलत काम किया, देन अगेन सच इन्फॉर्मेशन विल बी सबमिटेड टू किसको? इनकम टैक्स एंड वॉट एवर द डिपार्टमेंट इट इज। अब रिकवरी द पेनल्टी दोस्तों क्या लिखा है? अगर कोई इंसान ने किसी के खिलाफ छिछोरा कंप्लेन किया होगा, मतलब क्या लिखा है सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है? मतलब मैंने आपके खिलाफ बोल दिया या मैंने किसी मिनिस्टर के खिलाफ बोल दिया कि ये मिनिस्टर गद्दार है, इसने गलत काम किया है, और क्या होगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। मतलब कोई ये उसके लिए कि कोई बंदा गलत नहीं है, पर उसके खिलाफ मतलब उसको परेशान करने की साजिश कर गई है। देखो ना क्या, एनी अथॉरिटी और ऑफिसर पावर्स मेड देयर विदाउट रीजन रिकॉर्डिंग राइटिंग सर्च कर रहा है और डिटेंशन कर रहा है, तो समझेगा मतलब वो अथॉरिटी ने जबरदस्ती ऐसे इंसान को अरेस्ट किया, ऐसे इंसान को अरेस्ट किया है जिसने पामला के अंदर कुछ गुनाह भी नहीं किया। तो ऐसे अथॉरिटी, मतलब पामला की जो अथॉरिटी है, पामला के डायरेक्टर किसी जानबूझ के किसी मिनिस्टर को तकलीफ दे रहा है, किसी को भी आदमी को तकलीफ, जबकि उस आदमी ने कुछ गुनाह किया भी नहीं है, तो उस पामला की अथॉरिटी को 2 साल तक की सजा हो सकती है और 50,000 रुपए तक। हाँ हाँ, तो वो आ गया ना। पनिशमेंट फॉर द फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर मान लीजिए मैंने कोई इन्फॉर्मेशन दी
मैं एक आम आदमी हूँ, मैंने बोल दिया इस मिनिस्टर ने गलत काम किया, फिर उस ईडी ने जाके उसको परेशान किया, तो अब जो मैंने जो गलत इन्फॉर्मेशन दी है जिसकी वजह से ईडी ने जाके उसको हरेस्ट किया होगा सामने वाले बंदे को, तो मैं जो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो तो मुझे कितनी सजा होगी? 2 साल तक की मुझे जेल में जाना पड़ेगा। ये क्या लिखा कॉग्निजेंस? अगर मान लीजिए अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, क्या देखा था? हाँ, तो ऐसे समय पे जो कॉग्निजेंस है वो नहीं ले जा सकता। मान लो किसी भी अथॉरिटी ने मान लो किसी ईडी और कोई भी डायरेक्टर है, उनको 2 साल तक की सजा होगी अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया, उन्होंने किसी गलत तरीके से अरेस्ट किया होगा। पर ऐसे लोगों के खिलाफ अगर आपको किसी कोर्ट में जाकर अप्लाई करना है तो अप्लाई तभी हो सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ली हो, क्योंकि ईडी कैसा गवर्नमेंट का बंदा है ना, तो आप उसकी बजा रहे हो, मतलब एक बड़े अथॉरिटी के बजा रहे हो, तो उसकी बजाने से पहले उसके खिलाफ अगर कोर्ट में जाना है तो सीजी से परमिशन लेने की जरूरत है। ये कोई इसका मतलब नहीं है। ये सीआरपीसी क्यों लगता है मालूम? बिकॉज ये आप सभी जानते हैं पामला के जितने कोर्ट है वो क्रिमिनल कोर्ट्स है, और जिस तरह से सेशन कोर्ट के लिए सीआरपीसी लगता है उसी तरह से पामला के जितने भी स्पेशल कोर्ट्स है उसको भी सीआरपीसी फॉलो करना जरूरी है। रिकवरी ऑफ द फाइन कैसे होगी? जैसे इनकम टैक्स एक्ट में, बोलो जल्दी से, फिर द फाइन जितनी दी है, जैसे रॉबर्ट वाड्रा पे जितनी फाइन लगी है 6 महीने के अंदर उन्होंने नहीं दिया, तो हम लोग इनकम टैक्स में जैसे वैसे वसूलते हैं वैसे वसूलेंगे। ऑफिस बाय कंपनी, अगर कंपनी में कुछ गुना होगा, सपोज फॉर एग्जांपल रिलायंस ने पामला में कुछ गलत किया तो रिलायंस के मुकेश अंबानी अंदर जाएंगे, पर अगर मुकेश अंबानी अप्रूव कर देगा आई वाज कंप्लीटली अनअवेयर अबाउट इट, तो उनके एम्प्लॉय जिन्होंने गंदा काम किया तो वो अंदर जाएंगे, पर एम्प्लॉय प्रूव कर दे नहीं हमें मुकेश अंबानी ने ही बोला था गलत काम करो, तो मुकेश अंबानी भी अंदर जाएंगे और साथ साथ में उनके एम्प्लॉय भी जाएंगे। दोस्तों अगला सवाल, एक्ट ऑफ ओवरराइडिंग इफेक्ट बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब पामला और कभी इनकम टैक्स में कुछ लिखा होगा तो हमेशा जीत पामला की होगी। मतलब अगर 2 एक्ट कॉन्ट्राडिक्टरी, एक तरफ पामला एक तरफ कोई और है, तो ऑलवेज हु विल विन? द पामला विल ऑलवेज विन। और लास्ट में क्या लिखा है? अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि विजय माल्या के खिलाफ केस चल रहा है और विजय माल्या की गलती से मौत हो जाती है, तो उस केस में विजय माल्या के बेटे के ऊपर वो केस चलती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान मर जाए तो उसकी पामला की जो केस है रुक जाएगी, या फिर कोई कंपनी, हाँ, तो उसके जो लीगल हेयर है उनके ऊपर वो केस चलती रहेगी, वो केस बंद नहीं होगी। इसी तरह से दोस्तों ये चैप्टर को हमने पूरा खत्म किया। दिस इज हाउ वी आर डन विद व्हाट PMLA। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग, एंड गाइस इट्स ऑसम, विद इन जस्ट फ्यू मिनट्स वी कुड फिनिश द चैप्टर। कौन सा? पामला। सो वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट चैप्टर गाइस। चल, yes guys, let's start. So everybody welcome back. So we are moving on what chapter number 2, and guys please concentrate. These lectures are highly important for the examination May 2019, and soon I would be uploading the revision lectures and amendments of corporate law and the corporate law revision lectures. So till then you just watch this lecture, enjoy this part. So दोस्तों अब आएंगे सरफाइसी 2002। आप सभी जानते हो भारत के अंदर एनपीए बढ़ रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इंडिया में बढ़ रहे हैं। इंडिया में लगातार विजय माल्या जैसे लोग रोजाना बेसिस पे पैदा हो रहे हैं, बैंक की हालत दिन ब दिन खस्ता हो रही है। ऐसे लोगों से निपटने के लिए 2000 पहले सबसे पहली बात 1985 में सिकागो लाया गया, 1993 में भारत में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल लाया गया, और 2002 में सरफाइसी को इंट्रोड्यूस किया, और 2016 में आईबीसी को इंट्रोड्यूस किया गया। दोस्तों ये चारों भी एक्ट का एक ही मकसद है, बैंक के होने वाले एनपीए को बचाएं। बैंक इंडिया के इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा बैकबोन है, और ऐसी बैकबोन को ही अगर चोट पहुंच रही है तो भारत का विकास होना, भारत की इकोनॉमी को आगे जाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए भारत की इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए भारत के 2002 में भारत के पास में लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के एनपीए हो चुके थे। पर दोस्तों 2002 के आने वाले इस एक्ट ने भी बहुत कुछ तीर नहीं मारे। 2016 में वापस से इससे और बढ़कर आईबीसी को इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज आज भारत के अंदर 8.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के एनपीए। तो दोस्तों इस एनपीए को देखते हुए ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि बैंक को ही लोगों से लोन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे ही सरफाइसी को हम लोग देते हैं सार रफा ऐसी, इस तरह से बैंक पूरे चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, सा रफा ऐसी के तैसी। दोस्तों बात करेंगे सा मतलब क्या, सिक्योरिटी ऑफ असेट्स, और ये हो गया रफा, उसके बाद में ऐसी। द एंटायर चैप्टर गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू 3 पार्ट्स, और सबसे पहली बात है सिक्योरिटाइजेशन ऑफ असेट्स। देखो बच्चों बैंक के अंदर जो बैंक की असेट क्या होती है, बैंक ने जो विजय माल्या को लोन दिया है वो उनका असेट है, पर वो असेट हो चुका है एनपीए। आप सब जानते हो एनपीए का होता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया। और ये सबसे बड़ी बात है कि बैंक अपने पैसे लाए कैसे। बैंक के जो पीए, देखो एनपीए प्लस सरफाइसी इज इक्वल टू पीए,
है ना। मतलब सरफाइसी बैंक को मदद करेगा अपने पैसे वसूलने के लिए। इसलिए सा कहता है कि अब बैंक अपने स्पेशल पर्पस व्हीकल, मतलब इस सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, मतलब ये रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बना सकता है, और बैंक के सारे एनपीए अब ट्रांसफर हो जाएंगे किसको, इस कंपनी को। और ये सारी कंपनी को जो जब 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 सारे एसेट्स ट्रांसफर हो जाएंगे, तो आप मुझे बताओ बच्चों क्या होगा, ये सारे के सारे एसेट ट्रांसफर हो जाएंगे ना। अब बाद में ये जो हमने आरसीएल नाम की कंपनी का एग्जांपल लिया, आप सभी लोग देख सकते हो। आरसीएल जो कंपनी है, आरसीएल कंपनी क्या, सारे बैंक के एसेट्स ले लिए, और आरसीएल ने इसी प्रॉपर्टी को अंडरलाई करके डिबेंचर को या आईपीओ को इशू किया। और जब इशू हुआ तो अब ये सारा पैसा आम आदमी से, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से, अब ये आ गया एसपीवी के पास में, और एसपीवी ने, मतलब रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने सारा पैसा एसबीआई जैसे लोगों को दिया। तो एसबीआई को कौन से लोगों ने पैसा, विजय माल्या जैसे लोगों ने, जिन्होंने पैसा नहीं दिया था, अब एसबीआई को किससे मिल गया, एसपीवी से मिल गया। अब सवाल उठ रहा है, एसपीवी ने जो पैसा लाया है वो डिबेंचर होल्डर से लाया है या आईपीओ से लाया, वो पैसा किसको दे दिया, तो बैंक को तो क्या है, बैंक का एनपीए बन गया पीए। फिर सवाल उठ रहा है, अब विजय माल्या से पैसा एसबीआई लेगा या विजय माल्या से पैसा एसपीवी लेगा। तो दोस्तों एसपीवी का काम होगा, एसपीवी विल बी एबल टू कवर एंटायर डेट फ्रॉम किससे, विजय माल्या से। विजय माल्या जो पहले डेटर था एसबीआई का, नाउ ही विल बिकम द डेटर ऑफ एसपीवी। सो दोस्तों इसी तरह से एसपीवी का निर्माण हुआ। ये सारी चीजें हम लोग जो पढ़ते हैं ना, ये पढ़ते हैं हम लोग किसमें, ये इसमें, कहां से, एआरसी में। तो ये दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड व्हाट एआरसी, मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये कॉन्सेप्ट है। और दोस्तों ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी साल 2002 के पहले बनाना अलाउड नहीं था, जो अब लीगली अलाउड है कि कोई भी बैंक, सिर्फ बैंक का मेन धंधा रिकवरी का नहीं, बैंक का मेन धंधा क्या है, लोन देना, लोन का पैसा लेना। अब ये बैंक का जो काम है, वो बैंक ने अब रिकवरी का जो काम है वो एक स्पेशल कंपनी को डेलीगेट किया, जिसका नाम एआरसी। पता व्हाट इज द बेनिफिट टू एआरसी, एआरसी क्या कर रहा है, एआरसी का बैंक के साथ में एक एग्रीमेंट होता है कि हम आपको जब इतने पैसे देंगे तो हम इतना पैसा उसमें कमीशन लेंगे। तो एआरसी कभी घाटे का सौदा करता ही नहीं। एआरसी के पास में ऑलरेडी जो गिरवी रखा सामान जो एसबीआई के पास था, अब वो एआरसी का, तो एआरसी का इसलिए लोग तो एआरसी में पैसे लगाते हैं, डिबेंचर के पैसे लगाते हैं, बिकॉज लोगों को पता है। और एआरसी, आरसीएल जैसी कंपनी जो होती है वो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी होती है। सो दोस्तों बात करें, अगर आप किसी भी कंपनी को एआरसी बनना है तो बताओ उसके उसमें कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है। कम से कम देखो पिछले 3 साल में उनके उसमें कोई लॉसेस होना नहीं चाहिए, तब जाके देखो। अगर आपको एआरसी बनना है तो आपको अप्लाई किसको करना पड़ेगा, आरबीआई को अप्लाई करना। पर आरबीआई आपको ये क्या बोलता है, अगर आपके उसमें ये कंडीशंस होंगी तो ही हम आपको एआरसी बनने देंगे। सबसे पहली बात, 3 साल से आपने कोई लॉस नहीं किया। दूसरी बात, आपके इसमें वो सारे डायरेक्टर्स है जिनके इसमें डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है। तीसरी बात, आपके डायरेक्टर कभी भी कन्विक्टेड नहीं है। चौथी बात, बताओ आपने ये लिखा है ना सारी बातें, देखो आपके जो स्पॉन्सर है वो बिल्कुल सही है। आपके पास में देखो यहाँ पे लिखा है कि बैंक के जितने भी नॉर्म्स है, बैंक की जितने भी कंडीशन है आपने पूरे फुलफिल करी हुए, ये सारी बातें जिसके पास में होंगी वो बनने के लायक है एआरसी। फिर से एक बार बात करेंगे दोस्तों, एआरसी बनने के लिए क्या लगता है, पिछले 3 साल से कोई भी लॉस नहीं है। नंबर दूसरी बात, आपके इसमें सारे डायरेक्टर अच्छे हैं, क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड डायरेक्टर है, आपके इसमें पैसे रियलाइज करने की सारी व्यवस्थाएं हैं। उसके बाद में आपने आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो किया है। उसके साथ साथ में आप देखेंगे इनके जितने भी डायरेक्टर है उन्होंने आज तक कोई भी गलत काम, मॉरल टर्पिट्यूड में कोई गलत काम नहीं किया। और जितने भी स्पॉन्सर है, जैसे कि आरसीएल के स्पॉन्सर है एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, वो और पंजाब नेशनल बैंक, वो सारे के सारे फिट है। अब बात करेंगे दोस्तों, कभी भी इस एआरसी को अपने आप को चेंज करना होगा ना, जैसे नाम चेंज करना है, मैनेजमेंट चेंज करना है, उनको एड्रेस चेंज करना है, तो दे आर सपोज टू टेक द परमिशन फ्रॉम व्हाट आरबीआई। जितना पूरा एआरसी काम करता है ना, एसपी, देखो इसके नाम 4 है, एआरसी भी उसको बोलते हैं, एसपी भी उसको बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी उसको बोलते हैं, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी भी उसको बोलते हैं। इन चारों कंपनी का नाम एक ही है, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट है, और इनको आरबीआई से परमिशन लेनी जरूरत है। पर सेक्शन नंबर 3 में कहा अगर हमने बच्चा बनाया, आरबीआई ने उसको अपना एआरसी बना दिया। पर सेक्शन नंबर 4 में बनाया कि आरबीआई को गुस्सा कर आरबीआई उसकी सर्टिफिकेट को कैंसिल भी कर सकता है। एक, अगर उसने आरबीआई के रेगुलेशंस फॉलो नहीं किया, आरबीआई के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया, जिन कंडीशन की बुनियाद पर सेक्शन नंबर 3 में इशू किया था, अगर सेक्शन नंबर 3 की कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं की, या फिर उनके यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने वो धंधा चालू कर दिया जो उनके जिसके लिए पैदा हुए हैं वो काम करते हैं, कुछ अलग ही काम करे, या फिर क्यूआईबी ने उनके अंदर इन्वेस्ट करना पैसा बंद कर दिया होगा, या फिर जब भी उन्होंने वो चेंज करने से पहले आरबीआई से नहीं पूछा होगा, तो उनके सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया जाएगा। पर जाहिर सी बात है, इफ एनी पर्सन हु इज नॉट हैप्पी विद दिस, तो वो अपील कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर एआरसी को लगता है कि आरबीआई ने उनके साथ में गलत काम किया, तो एआरसी अपील कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। अगला प्रश्न आपके सामने वो ये हुआ, सा के बाद में एक्विजिशन, आप बताएंगे एक्विजिशन ऑफ राइट्स, कौन किसके एक्विजिशन करेगा राइट्स को। अब एआरसी जैसे लोग किसके एक्विजिशन को राइट्स करेंगे, मतलब जो गिरवी रखे एसेट के ऊपर जो एसबीआई का अधिकार था, अब वो सारे के सारे एसेट जो है वो किसके हो जाएंगे, एआरसी के हो जाएंगे। मतलब किसकी प्रॉपर्टी थी पहले,
एसबीआई की। अब किसकी हो जाएंगे? एसपीवी, एआरसी, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की हो जाएगी। अगला सवाल बताओ, ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशन। मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ, ये बड़ा ही वाहियात कॉन्सेप्ट है, जिसमें लिखा है कि देखो भाई, 3 बैंक ने एसबीआई को लोन दिया, 3 बैंक ने अगर विजय माल्या को लोन दिया, एक एसबीआई, एक आईसीआईसीआई बैंक और एक पंजाब नेशनल बैंक। अब पंजाब नेशनल बैंक ने पुणे कोर्ट में अप्लाई किया हुआ है, एसबीआई ने दिल्ली कोर्ट में अप्लाई किया है, और मान लो अलग कोर्ट में और अप्लाई, तो तीनों बैंक का विजय माल्या के खिलाफ अलग अलग जगह के डीआरटी के ऊपर एप्लीकेशन किया, और तीनों बैंक का अभी आरसील बना हुआ है। तो आरसील ने तीनों भी बैंक का एनपीए अपने पास लिया। अब तीनों बैंक जब अलग थी तब ठीक था, अब तीनों बैंक का काम कौन कर रहा है? आरसील कर रहा है। तो आरसील क्या बोलेगा भाई? आरसील अपीलेट ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेगा, भाई देखो ये भले ही 3 जगह पे केस चली, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, एक काम करते हैं ना, ये जो है ना, आप इस आपके मन से किसी एक स्पेसिफिक डीआरटी में इस केस को अलॉट कर दो, बिकॉज मेरे लिए भी मुश्किल नहीं, मुझे बार बार अलग अलग कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल है दोस्तों, ऑब्लिगर की बात करेंगे। मुझे बताओ कौन किसको क्या नोटिस देगा? एसबीआई नोटिस भेजेगा किसको? विजय माल्या को, कि आज के बाद में तू मेरा डेटर नहीं है, तू मेरा डेटर नहीं, मैं तेरा क्रेडिटर नहीं। तेरा नया क्रेडिटर कौन है? एसपीवी, जो आरसीएल नाम की जो नई कंपनी बन रही, वो तेरी क्या बन जाएगी अब? नई क्रेडिटर, तू उनका डेटर होगा। इश्यू ऑफ सिक्योरिटी बताओ कौन? ये जितना भी आरसीएल कंपनी बना ना, वो आरसीएल कंपनी को कोई फायदा नहीं होगा, या आरसीएल कंपनी बना के कोई फायदा नहीं होगा अगर एसबीआई को अपने पैसे नहीं मिलते। इसलिए आरसीएल क्या करता है? डिबेंचर या आईपीओ कुछ भी इशू करता है, और वो सारे पैसे लेकर वो एसबीआई को लौटाता है। अगला सवाल ये आपके सामने बच्चों, सा अभी तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। हाँ, अभी सा में और एक क्वेश्चन बचा है, कभी कभी रजिस्ट्रेशन के लिए, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 9 की। सा हमारा खत्म हुआ है, 1/3 चैप्टर हमारा खत्म हुआ है। अब 1/3 की ओर जाएंगे, रफा की बात करेंगे। दोस्तों आरसीएल बना के क्या फायदा होगा अगर आरसीएल को राइट्स नहीं दिए? तो आरसीएल को और एसपीवी को, एआरसी को क्या राइट्स दिए कि वो तोड़ी पानी मांडवली कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये लोगों को इतना अधिकार दिया है कि वो विजय माल्या के सामने आमने सामने बैठ के, बोलो क्या कर सकते हैं? आमने सामने बैठ के अगर विजय माल्या की वाकई में केस बिल्कुल मतलब वैलिड होंगी, तो विजय माल्या को बोलेंगे यार कोई बात नहीं, तो इतना इंटरेस्ट कम दे दे, इतने पैसे कम दे दे, सेटलमेंट कर सकते हैं, उसकी ड्यू डेट्स को बढ़ा सकते हैं, या उसकी प्रॉपर्टी जो गिरवी रखी थी ना, उसको सेल भी कर सकते हैं, उसके ऊपर एनफोर्समेंट भी कर सकते हैं। ये सारे अधिकार किसको दिए हुए? ये आरसीएल को ये सारे राइट्स दिए हुए। मुझे बताओ अगर ये क्या होता अगर साब होता और रफा नहीं होता? तो साब में जो साब में मतलब जो कंपनी बनाई हुई है, उस कंपनी को क्या फायदा है जब उनको ये मांडवली, ये सेटलमेंट करने का अधिकार नहीं है? तो ये अगर उनको लगता है कि विजय माल्या की कोई कंडीशन वाकई में जेन्युइन है, तो उस केस में उसके इंटरेस्ट को कम कर सकते हैं, उसके ड्यू डेट्स को बढ़ा सकते हैं, ताकि देखो भाई कोई डेटर को तुम इतना परेशान मत करो, सुसाइड कर ले। आगे सेक्शन नंबर 10 में क्या लिखा? अदर फंक्शंस ऑफ एसआरसी। अब बताओ ये जो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी बनी है ना, एआरसी जो बनी, उसके मेनली 3 काम है। वो किसके लिए एजेंट बना है? वो एसबीआई का एजेंट है। वो किसके मैनेजर है? वो एसबीआई के सारे डूबे हुए पैसे को मैनेज कर रहा है। और तीसरी बात, वो कल चेक किसके बिहाफ पे रिसीव करेगा? एसबीआई के, मतलब जो भी पैसा आएगा विजय माल्या से वो कौन रिसीव करेगा? तो बताओ 3 काम कौन से होते हैं? एक वो एजेंट है, किसका? एसबीआई का एजेंट, वो एसबीआई के बिहाफ में रिसीव करता है और एसबीआई के सारी चीजों को मैनेज करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स? रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट का मतलब क्या हुआ? इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर मान लो विजय माल्या का झगड़ा हो रहा है एआरसी से, एआरसी का झगड़ा हो रहा है एसबीआई से, या फिर एआरसी का झगड़ा हो रहा है जिन लोगों ने डिबेंचर दिया, इनमें से कोई भी झगड़ा हुआ ना, तो हमारा एक एक्ट जिसका नाम है ये आर्बिट्रेशन कंसिलेशन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मतलब ये कोर्ट के द्वारा नहीं होगा, ये आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन से सॉल्व होगा। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू डिटरमाइन द पॉलिसी। मतलब बताओ आरबीआई किसके लिए डायरेक्शन देगा? जाहिर सी बात है, कंपनी कौन सी है? आरसीएल है, एआरसी है, उसको डायरेक्शंस कौन देगा? मतलब कोई भी आरसीएल और कोई भी एआरसी ऐसा काम करेगा जैसे आरबीआई कह रहा है, तो उनकी कितनी फीस होना चाहिए, सारी बातें वो बताएगा। पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू कॉल द इंस्टेंट। आप ही मुझे बता दो कौन किससे इन्फॉर्मेशन मंगवाएगा? अरे कोई बात नहीं, आरसीएल जो बनी ना, आरबीआई उनसे कभी भी इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, और जाके सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकता है, अगर उनको लगता है ना कुछ गड़बड़ है, तो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो ऑडिट भी करवा सकता है। क्योंकि इसी आरसीएल को लाया किसके लिए? मेन मुद्दे के लिए लाया कि वो पैसा वसूल करे। इसी आरसीएल को अब जब भी आरबीआई कुछ भी इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो उनको देना पड़ेगा। उनको कुछ डाउटफुल लगता है तो वो उनका ऑडिट भी करवा सकते हैं, और इतना भी कर सकते हैं उनको लगता है कुछ बातें बहुत डिट्रीमेंटल हो रही है, तो आरसीएल के डायरेक्टर को, चेयरपर्सन को निकाल सकते हैं और अपना कोई ऑब्जर्वर भी वहां पे अपॉइंट कर सकते हैं। कौन? तो आप पूरा कंट्रोल किसका है? अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा दोस्तों। अभी ये सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 4 सब बहुत ज्यादा ये क्या बोलते हैं, ऐसा सेक्शन है जो बहुत पॉपुलर है। आप सब बताएंगे इस चैप्टर को हमने 2/3 खत्म किया है,
सा हो गया, रफा हो गया। मतलब अभी तक हमने देखा कि आरसीएल बनती है, अभी तक हमने देखा आरसीएल की पावर्स क्या है। अब हम लोग बढ़ेंगे ऐसी की तैसी। अब हमें आरसीएल बनाने की जरूरत नहीं। कोई भी सिक्योर क्रेडिटर इंक्लूडिंग बैंक्स अगर अपने पैसे आज की तारीख में खुद वसूलना चाहता है ना, वो वसूल कर सकता है पहले बाय गिविंग नोटिस। अगर मान लीजिए एनपी हो गया, एनपीए होने के एक्स डेज के अंदर बैंक देगा नोटिस, और नोटिस देने के अगर 60 दिनों के अंदर अगर किसी भी सिक्योर डेटर ने अगर पैसा नहीं दिया ना, तो उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर एनफोर्स करेंगे। उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर एनफोर्स करेंगे मतलब क्या? एनफोर्स करेंगे मतलब क्या? चार चीजें कर सकते हैं। एक, सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 4 कहता है उसके मैनेजमेंट टेक ओवर कर सकते हैं। दूसरी बात, वहां पे अपनी प्रॉपर्टी पोजीशन ले सकते हैं। तीसरी बात, एक कोई बंदा अपॉइंट करके वहां पे रख सकते हैं। और चौथी बात, बिपाशा बसु ने अगर लोन लिया होगा विजय माल्या से, तो हम विजय माल्या को बोल सकते हैं कि आज के दिन में वो बिपाशा ना वो तुझे पैसे नहीं देगी। हाँ, तो एसबीआई किसका क्रेडिटर है? विजय माल्या। और विजय माल्या किसका क्रेडिटर है? बिपाशा का। तो बिपाशा से भी पैसे एसबीआई ले सकता है। ये चार बातें सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 4 की बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपको बताना पड़ेगा, ये इसके पहले के जितने सेक्शन थे ना, वो आरसीएल के बारे में, एआरसी का, ये सेक्शन आरसीएल के बारे में नहीं है। ये सेक्शन किसके बारे में? सिक्योर्ड क्रेडिटर के बारे में। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स गेटिंग ऑल द अपॉर्चुनिटी टू व्हाट? रिकवर देयर फंड्स। इसके पहले जब डीआरटी था ना, डीआरटी में नो बैंक वाज एबल टू रिकवर फंड्स ऑन देयर ओन। बैंक वाज सपोज्ड टू फाइल द कंप्लेंट व्हाट? कोर्ट ऑफ लॉ। दोस्तों अगला सवाल ये आपके सामने, डिस्चार्ज ऑफ पेमेंट। मुझे बताओ क्या बोल रहा है? एनी पेमेंट मेड बाय द पर्सन नॉट टू सिक्योर क्रेडिटर शैल गिव व्हाट? समझा क्या? अगर मान लीजिए विजय माल्या ने बोला होगा मेरे बंगलों के ऊपर तुम कब्जा मत करो जो गोवा में है, एक काम करो मैं पैसे लो, तो उसके बाद में एसबीआई उसके बंगलों के साथ में कुछ भी नहीं करेगा। अगला सवाल, राइट विद रिस्पेक्ट टू द इमोरल प्रॉपर्टी। मतलब क्या बोलेंगे भाई? अगर मान लो यहाँ पे लगता है ये कुछ ऑक्शन के बारे में लिखा है। अगर मान लीजिए, अगर मान लो गोवा का बंगलो है, गोवा का बंगलो है, गोवा का पहली बार जब उसका ऑक्शन हुआ और उनको उतनी डिजायर्ड प्राइस मिली नहीं जितनी की मिलना चाहिए थी, उसके बाद में अगले सब्सिक्वेंट ऑक्शन में एसबीआई खुद भी उसके ऑक्शन में बोली लगा सकता है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने दोस्तों, राइट डिक्लेयर्ड क्या लिखा है? टू द ट्रांसफर सिक्योर। अगर मान लीजिए एसबीआई ने अगर प्रॉपर्टी गोवा का बंगलो बेच दिया होगा, तो दोस्तों एसबीआई ने जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है सचिन जोशी को, तो हम लोग ऐसा फील करेंगे कि वो किंगफिशर के ओनर ने ही ट्रांसफर करी है। नेक्स्ट पॉइंट, रिकवरी। मतलब जितना भी खर्चा लगा होगा एसबीआई को गोवा की प्रॉपर्टी बेचने के लिए जो विजय माल्या की थी, वो सारे के सारे पैसे, कम ऑन, वो सारा एक्सपेंसेस पहले लेंगे। किससे? मतलब प्रॉपर्टी जब गोवा का बंगलो बेचा जाएगा ना, एसबीआई के ये सारे खर्चे भी मिलेंगे। पेमेंट ऑफ ड्यूज सिक्योर क्रेडिटर, मतलब क्या लिखा है यहाँ पे? A secured asset shall not be transferred by way of what? Lease assignment or sale secured. In case of any step has taken secured credit for transfer by way of lease, such amount no further step shall be taken. मतलब इसका मतलब क्या होगा? मैं आपको बोलता हूँ क्या बोल रहा है। अगर मान लो कि सिक्योर क्रेडिटर बोल रहा है कि भले ही तुमने मैं आपका पैसा दे रहा हूँ, तो अगर जितने भी स्टेप्स एसबीआई ने इसके बेचने के लिए लिए है, उसके बाद में सब खत्म कर देना चाहिए। अगर वो कौन दे रहा होगा पैसे? तो अरे सिक्योर क्रेडिटर आके बोल रहा है कि मैं सब पैसे देने को तैयार हूं, तो एसबीआई ने कुछ अभी तक स्टेप्स ली होंगी उसके ऑक्शन के लिए, तो अब उसको रोक देना चाहिए और जो भी स्टेप्स लिए उसको कैंसिल कर देना चाहिए। अरे भाई तुम्हारा पैसे में, उसके बंगलों में इंटरेस्ट है कि तुम्हें पैसों में इंटरेस्ट है? तुम्हें पैसे मिल रहा है ना, तो वो बंदा बोल रहा है ना यार मेरा बंगलो मत बेचो, मेरे बंगले में जाना कि तुम्हारा पैसे चाहिए ना, ले लो और मुझे छोड़ो, मेरे बंगले को छोड़ो, बेचो मत। तुम ये नहीं बोलेंगे मैं बंगलो बेच के रहूं। अरे तुझे बंगलो क्यों चाहिए भाई? तुझे पैसा चाहिए ना। रोल ऑफ लिक्विडेटर। अगर देखो बच्चों ये जो बात है ना, वाइंडिंग अप ऑलरेडी चालू हो गया था। अगर वाइंडिंग अप ऑलरेडी चालू हो गया ना, और उसके बाद में एसबीआई बेचने को निकला, एसबीआई कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी अनलेस दे इन्फॉर्म टू इसको लिक्विडेटर। समझ में आएगा? अगर लिक्विडेटर भी क्या इन्फॉर्म करेगा? लिक्विडेटर बोलेगा देखो प्रायोरिटी में वर्कमैन ड्यूज भी आता है। अगर फिर वर्कमैन ड्यूज का जो पैसा बोलेगा ना, तो लिक्विडेटर ने अगर 200 करोड़ में प्रॉपर्टी बेची होगा, अगर नहीं लिक्विडेटर नहीं, अगर एसबीआई ने 200 करोड़ में प्रॉपर्टी बेची होगा ना, और लिक्विडेटर बोलेगा रुक भाई 200 करोड़ तेरे बाप के नहीं, इसमें वर्कमैन ड्यूज का भी रेट है, तो वर्कमैन ड्यूज ने 50 करोड़ मांगे होंगे, तो पहले 50 करोड़ भी वर्कमैन ड्यूज के लिए लिक्विडेटर को देना पड़ेगा। पर उस केस में अगर वो बोलेगा ये अमाउंट सर्टेन नहीं है और उसको बाद में लगाऊंगा, ये तो वर्कमैन ड्यूज के 70 करोड़ हो रहे हैं, तो 20 करोड़ वो सिक्योर क्रेडिटर से मांग लेगा, उसको लगेगा 50 नहीं 30 हो रहे हैं, तो 20 करोड़ वापस सिक्योर क्रेडिटर को दे देगा। राइट, ओके। ये क्या लिखा रहा है? फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन बाय सिक्योर क्रेडिटर, ठीक है ना, ही मे फाइल। अच्छा, अगर वो खुश नहीं तो कहां जाएगा? डीआरटी के पास जाएगा। ये कब की बात है? अगर मान लीजिए सुनो, ये लिक्विडेशन की बात नहीं, वाइंडिंग अप नहीं चल रहा है। अगर मान लीजिए एसबीआई ने बंगलो बेचा, बंगलो बेच के 40 करोड़ मिले और एसबीआई के 60 करोड़ थे, अगर एसबीआई के 20 करोड़ बाकी होंगे ना, तो एसबीआई डीआरटी को बोलेगा मैंने बंगलो भी बेचा तभी मेरे 20 करोड़ बाकी है, मेरे 20 करोड़ लाके दो। इस आदमी को बोलो मेरे 20 करोड़ दे दे। समझा क्या? अच्छा, आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है ये चीफ मैजिस्ट्रेट के बारे में? क्या लिखा है? अगर जब भी एसबीआई उसके बंगलों के ऊपर पोजीशन लेंगे ना, पोजीशन कैन नॉट बी टेकन अनलेस व्हाट द मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्म। मैजिस्ट्रेट जाएगा, अच्छा उसको इन्फॉर्म करने के 30 दिनों के अंदर
मैजिस्ट्रेट पोजीशन लेगा और ये हवाले करेगा एसबीआई के। एसबीआई डायरेक्टली जाके पोजीशन नहीं ले सकता। आगे बोलो बच्चों क्या लिखा है, मैनर एंड इफेक्ट ऑफ टेकिंग ओवर। मैनेजमेंट को टेक ओवर करना मतलब क्या, राखी सावंत जो विजय माल्या के धंधे की डायरेक्टर है उनको अकाल देंगे। उसके बाद में सलमान खान शाहरुख खान जैसे नए डायरेक्टर को लाएंगे। सलमान खान को उतना राइट मिलेगा जितना राखी सावंत को पहले राइट था। दोस्तों राखी सावंत को कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा और सारे अधिकार किसके हो जाएंगे, उनको वो अधिकार मिलेगा जो पहले। हाँ पर अगर इस दौरान अगर उन्होंने पैसे लाके दे दिया ना तो शाहरुख खान सलमान खान जो नए डायरेक्टर वो चले जाएंगे। बोलो क्या लिखा, यही ना, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन सिक्योर। अगर जैसे ही इन्होंने कोई पर्सन को अपॉइंट किया, अगर वो कंपनी होंगी तो डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, कंपनी नहीं होंगे ना तो कोई और। देखो भाई एसबीआई को क्या करना है, उसका मैनेज, एसबीआई बोलता है तुम्हारा मैनेजमेंट हटाओ बिकॉज मेरे पैसे देना, मेरे पैसे तुमने दिए नहीं, अब तुम्हारा धंधा मैं मैनेज करूंगा। इसका मतलब क्या होगा, नया डायरेक्टर आएगा, नया डायरेक्टर आएगा मतलब कंपनी होंगी। तो अगर कंपनी नहीं होंगी विजय माल्या की तो कोई एडमिन आएगा और वहां के लोकल न्यूज़पेपर में और वहां के इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी देना पड़ेगा। अब ये कंपनी जो विजय माल्या की थी अब वो एसबीआई के मैनेजर चलाएंगे ना, वेन एनी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे ना राखी सावंत के साथ में, राखी सावंत बोलेंगे अरे मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, ए चल हट यहाँ से, बिकॉज तू किसकी थी, विजय माल्या की। और विजय माल्या है क्या, नहीं अभी कंपनी किसकी होगी, एसबीआई के। तो शी कैन नॉट डिमांड एनी, पर वो कॉम्पनसेशन विजय माल्या से डिमांड कर सकती है। और विजय माल्या आपको मालूम है क्या देंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे क्या लेंगे, एक्सरसाइज ऑफ पावर्स ऑफ पर्सन अपॉइंटेड बैंक, एक्सरसाइज ऑफ पावर, किसके पावर कौन अपॉइंट करेगा, मतलब राखी सावंत के सारे पावर किसको मिलेंगे, शाहरुख खान सलमान खान जो नए डायरेक्टर है। मैनेजमेंट ऑफ बोरोस टेकन बाय द सिक्योरिटी, ये लिखा है। एक बार अगर ये शाहरुख खान सलमान खान अपॉइंट हो गए ना तो कंपनी जो किंगफिशर के जितने भी शेयर होल्डर है वो कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते और कंपनी को वाइंडिंग अप का फैसला भी नहीं ले सकते, नए डायरेक्टर भी अपॉइंट नहीं कर सकते। मतलब शेयर होल्डर के सारे पॉइंट्स, सारे पावर्स खारिज हो जाएंगे जब जब मैनेजमेंट इज टेकन ओवर बाय कौन, एसबीआई। आगे ऑब्लिगेशन ऑफ द सिक्योर क्रेडिटर, सिक्योर क्रेडिटर का ऑब्लिगेशन क्या है, अगर उसने पैसे लाके दे दिए होंगे तो उसकी बजाओ मत, उसका मैनेजमेंट वापस कर दो। अगर तुम्हारा पैसे मिल गया तो उसकी मैनेजमेंट वापस करो। ये क्या लिखा है, एप्लीकेशन अगेंस्ट व्हाट मेजर्स टू रिकॉर्ड, क्या बोल रहा है, फाइलिंग एन एप्लीकेशन किसको जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे विजय माल्या बोल रहा है मेरे खिलाफ अत्याचार हुआ, मेरे बंगलों के साथ में इन्होंने कैसे किया, इफ इज नॉट हैप्पी विद व्हाट इफ इज नॉट हैप्पी विद द एक्शंस टेकन बाय सिक्योर, तो वो अप्लाई कर सकता है किसको, डीआरटी को। कितने दिनों के अंदर, 45। ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, उस ज्यूरिसडिक्शन में जाएगा। देखो 3 जगह पे जा सकता है, एक गोवा का बंगलो जिस जगह पे वहां पे जा सकता है, या फिर उसने अगर मान लो विजय माल्या ने मुंबई के ब्रांच से लोन लिया होगा तो वो मुंबई में भी जा सकता है, एक गोवा के बंगलो जहां पे था वहां पे, और इसका ऑक्शन अगर पूना में हुआ होगा तो पूना के डीआरटी, किसी भी डीआरटी में जाके विजय माल्या अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस कम ऑन, मेजर्स टेकन शैल बी इन कंप्लायंस। अब दो बातें हो सकती, डीआरटी के पास में अप्लाई करने के बाद में डीआरटी दो फैसले सुनाएगा। ये बोलेगा एक तो एसबीआई ने जो भी किया तेरे साथ सही किया, और दूसरा बोल सकते हैं एसबीआई ने जो किया तेरे साथ में गलत किया। अगर वो गलत किया होगा ना तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को किसको वापस देंगे, विजय माल्या को। और साथ साथ में विजय माल्या को जो घर से बाहर निकाला था ना, विजय माल्या कुछ दिन तक होटल में रुका तो होटल का खर्चा भी कौन देगा, एसबीआई देगा। अगर मान लो ऐसा हुआ ना, डीआरटी बोल रहा नहीं जो भी कुछ किया ना तुमने इस आदमी के साथ में ऐसे होना चाहिए, उस केस में क्या करना चाहिए, उस केस में उसकी प्रॉपर्टी वापस नहीं दी जाएगी। टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल, मतलब क्या डीआरटी ने जितना भी काम करना चाहिए 60 दिनों के अंदर करना चाहिए, पर मैक्सिमम डीआरटी को 4 महीनों का वक्त दिया जाएगा, मतलब 2 महीने के बदले 4 महीने। पर फिर भी डीआरटी अगर ये काम नहीं कर रहा होगा तो उस केस में विजय माल्या अपीलेट ट्रिब्यूनल को ये अप्लाई करेगा, भाई तेरे डीआरटी को बोल कितना स्लो काम कर रहा है, ये लिखा है। आगे बात करेंगे। अब ये क्या बात करें, इफ यू द पर्सन यू आर नॉट हैप्पी विद व्हाट द जजमेंट ऑफ डीआरटी, यू कैन अपील टू किसको, अपीलेट ट्रिब्यूनल। बट अगर आप कश्मीर के रहने वाले होंगे उस केस में वहां पे तो डीआरटी है ही नहीं, अब बोलो क्या करना पड़ेगा, आपको वहां के डिस्ट्रिक्ट जज को अप्लाई करना पड़ेगा। पर अगर डिस्ट्रिक्ट जज से आप खुश नहीं तो हाईकोर्ट में जाते हो, और अगर आप डीआरटी से खुश नहीं तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाते हो। दोस्तों वापस से आपको ध्यान होगा, जम्मू कश्मीर में अगर आपको दर्द हुआ है, आप विजय माल्या का बंगलो जम्मू कश्मीर में था, अप्लाई करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट जज को, और डिस्ट्रिक्ट जज से खुश नहीं तो आप जाएंगे हाईकोर्ट को। फिर आप बोलेंगे डीआरटी क्यों, वहां पे डीआरटी नहीं है भाई। अब बताओ इसके बारे में बताओ। अगर वो अदर देन जम्मू कश्मीर होगा तो कहां जाएंगे, डीआरटी में जाएंगे, और डीआरटी से कुछ नहीं तो कहां जाएंगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे। कितने दिनों में जाएंगे, 30 दिनों में। मतलब यू आर नॉट हैप्पी विद जजमेंट ऑफ किसके, डीआरटी, तो कहां जाएंगे, कितने दिनों में जाएंगे, 30 दिनों में जाएंगे। पर अगर वहां पे आपको 50% पैसा जमा करना पड़ेगा, मतलब जम्मू कश्मीर में अगर आप खुश नहीं हो तो डिस्ट्रिक्ट जज से अगर आपको हाईकोर्ट में जाना है तब भी 50%, अगर आप डीआरटी से अपीलेट ट्रिब्यूनल जाओगे तब भी। अगला सवाल, ये क्या लिखा है भाई, राइट टू, ये तो हमने देखा था, आगे बोलो क्या लिखा था, राइट ऑफ द बोरो टू रिसीव द कॉम्पनसेशन। वही बोल रहा हूं ना, अगर विजय माल्या के अगर मान लो कुछ खर्चा होगा होटल में तो उसको वो पैसा मिलेगा। अभी देखो ये सारा का सारा रफाइसी खत्म हो गया, अब आएगा सेंट्रल रजिस्ट्री। ये चैप्टर का कुछ अलग मोड आ गया है। अभी तक सारफाइसी मतलब सरफाइसी का मेन कंटेंट खत्म हो गया, अब आया सेंट्रल रजिस्ट्री। मतलब पूरे एक्ट के अंदर ये लिखा है विजय माल्या जैसे जितने लोगों ने जो भी बैंक से पैसे लिए होंगे, सारा का सारा पैसा जहां से लिया ना उसका एक ही सेंट्रल रजिस्टर होना चाहिए, ताकि आज के बाद में कोई भी बैंक को येड़ा नहीं बनाएगा। बिकॉज विजय माल्या ने क्या कहता है, एसबीआई से पैसे लिए थे
थे? पंजाब नेशनल को मालूम ही नहीं, पंजाब नेशनल से पैसे लिए थे किसी और। तो आज के बाद में विजय माल्या का नाम डाला कि सेंट्रल रजिस्ट्री से सारा इंफॉर्मेशन निकला कि इसने कौन से बैंक से कौन सी एक्ट में। हाँ, सेंट्रल रजिस्ट्री के पहले भी बहुत सारे एक्ट थे, अलग अलग एक्ट में अलग अलग रजिस्टर बनते थे। आज के मतलब सारे रजिस्टर जो है ना वो ऐसे बनते रहेंगे, पर सारे रजिस्टर का डेटा भी अब इसमें आएगा। सेंट्रल रजिस्ट्री मतलब क्या, कौन लाएगा सेंट्रल रजिस्टर? देखो, सेंट्रल रजिस्ट्री का ऑफिस है, सेंट्रल रजिस्टर एक आदमी है, और सेंट्रल देखो रजिस्ट्री एक घर है, ऑफिस है, रजिस्ट्रार एक आदमी है। तो जब भी सा रफा ऐसी होगा ना, मतलब कोई भी बैंक उसको लोन देंगी, कोई भी बैंक सा करेगी, रफा करेंगी, ऐसी करेंगे, लोन सेटिस्फाई हो जाएगा, लोन के पैसे आधे आ जाएंगे, या लोन पूरा सेटिस्फाई या लोन देंगे। कुछ भी बैंक ने किसी भी सेक्रेटरीशन में कुछ भी किया ना, बोलो आगे, उसकी सारी जानकारी सेंट्रल रजिस्टर में होना जरूरी है एवरीबॉडी। अब इसके पहले भी जो इस एक्ट के पहले, ये सेंट्रल रजिस्टर आने के पहले भी अलग अलग एक्ट के अलग अलग रजिस्टर बनते थे, वो सारी इंफॉर्मेशन भी इसमें, इसलिए बोलते हैं इसको इंटीग्रेटेड रजिस्टर। उसके बाद में आप समझो, ये रजिस्ट्री ऑफिस है, ये रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर एक रजिस्टर होता है जो रजिस्ट्रार लिखता है, रजिस्ट्रार का आदमी है। तो रजिस्ट्री को लाया किसने? सीजी ने। रजिस्ट्रार को लाया किसने? वो भी सीजी ने। ये लिखा है। ऑफिसेस कितने होंगे उसके? अभी ये फिलहाल ये ऑफिस दिल्ली में है, पर इनको लगता है तो और भी सेंट्रल रजिस्ट्री के ऑफिस आएंगे, उनकी जुरिस्डिक्शन कितने होंगे वो भी सीजी डिसाइड करेगा। सप्लीमेंट्री प्रोविजन लिखा है, मतलब ये जो है ना, ये पहले एक्ट के जितने भी रजिस्टर होंगे वो उस रजिस्टर के एडिशन में, ऐसा नहीं कि पहले रजिस्टर बंद हो जाएंगे। अगला सवाल रही आपके सामने, क्या लिखा है? इंटीग्रेशन। मैंने बोला ना, बाकी सारे एक्ट का जो डेटा है वो भी इसके अंदर घुसेड़ देंगे, ताकि आज के बाद में कोई भी, चाहे इनकम टैक्स में हो, चाहे शिपिंग एक्ट में हो, चाहे व्हीकल एक्ट में हो, किस भी जगह पे इस विजय माल्या ने जो भी कांड किए होंगे ना, जो भी लोन लिया होगा, जो भी पैसे, वो सबका डेटा एक जगह पे आएगा। डेलीगेशन ऑफ पावर्स, अगर लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये पावर किसी और को भी डेलीगेट कर सकता है, इसमें कोई इतना मतलब नहीं है। सेंट्रल रजिस्ट्रार एक आदमी जो रजिस्ट्री में बैठता है, तो रजिस्ट्रार आएगा, रजिस्टर कितने हैं उसको भी अपॉइंट करेगा, ताकि इस जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको भी पावर देंगी, ताकि सब डेटा वहां पे लिखा जाए। एक ही देखा सेंट्रल रजिस्टर में कौन सा डेटा मेंटेन होता है, लिखा है देखो, सा रफा ऐसी, मतलब आरसीएल जैसे कंपनी क्या कर रही है उसका डेटा, रफा में क्या हुआ उसका डेटा, और 13 सबसेक्शन 4 में जो जो हो रहा है उसका सबका डेटा भी इस रजिस्टर में आना चाहिए, ताकि आज के बाद में जब भी कोई बैंक किसको किसी भी लोन देगी तो सेंट्रल रजिस्टर में जाके चेक करके आखिर उसका क्या कुंडली है। और दोस्तों कंप्यूटर फॉर्म में मतलब क्या, कंप्यूटर से मुझे मैनुअल नहीं होना चाहिए। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, क्या लिखा है? फाइलिंग। क्या लिख रहा है ये? फाइलिंग ऑफ क्या लिखा? क्रिएशन। सेक्शन नंबर 23 में लिखा है, जब भी आज के में कोई लोन देंगी तो वो भी आना चाहिए। ये होगा क्रिएशन। मॉडिफिकेशन मतलब लोन 50 लाख का देता, 25 लाख वापस आए तो वो भी लिखना चाहिए, और लोन 50 लाख दिया था पूरा के पूरा आया, वो भी आना चाहिए। अगला सवाल ये रहेगा, राइट टू इंस्पेक्ट, मतलब कोई भी इंसान 50 रुपए 100 रुपए देके बोलो आगे, इससे पूरे रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकता है। अगला सवाल आपसे, लास्ट पेज फ्रॉम दिस चैप्टर गाइस, कम ऑन चेक इट आउट। रजिस्ट्रेशन बाय सिक्योर क्रेडिटर एंड अदर क्रेडिटर्स, मतलब क्या लिखा रहे? अब ये उन लोग की बात है, देखो सिक्योर, देखो रजिस्ट्री के अंदर वही लोग नहीं लिखेंगे जो सिक्योर, वो लोग भी लिखेंगे जो अनसिक्योर क्रेडिटर है। आप सभी को मैं एक बात कह दूं, जिस बंदे ने, अगर मान लो आईसीआईसीआई ने भी लोन दिया, एसबीआई ने भी लोन दिया, तो आईसीआईसीआई ने अगर पहले लोन दिया होगा और आईसीआईसीआई ने अगर अपनी एंट्री अगर सिक्योर क्रेडिटर में पहले की होंगी, बोलो जल्दी से, कल चल के गोवा के बंगलो बेचे जाएंगे तो किसको पहले पैसे मिलेंगे? आईसीआईसीआई को। दूसरी बात, अगर जब भी आज के बाद में गोवा के बंगलो के ऊपर अगर एसबीआई आईसीआईसीआई ने लोन दिया तो वो तो सेंट्रल रजिस्ट्री में लिखेंगे, पर गवर्नमेंट को भी, अगर गवर्नमेंट के कोई टैक्सेस होंगे तो गवर्नमेंट ने वो भी सेंट्रल रजिस्टर में लिखना चाहिए, ताकि बाद में कल्चर कोर्ट को ये समझना चाहिए इस प्रॉपर्टी जब बेचे जाएंगी ना, तो पैसा सिर्फ आईसीआईसीआई एसबीआई को नहीं मिलना चाहिए, इसके पैसे थोड़े बहुत गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। पर सोचो, जिस बंदे ने अपना लोन तो दिया है, सेंट्रल रजिस्टर में लिखा ही नहीं, तो इसका मतलब ऐसा होना चाहिए उसका लोन है नहीं। आज के बाद में ये भी याद रखना, इसका डेटा सेंट्रल रजिस्टर के अंदर वही डेटा होता है जो सिक्योर क्रेडिटर का होता है, इसके अंदर वो भी डेटा रखते हैं जो अनसिक्योर क्रेडिटर का होता है। पर इसका ये मतलब नहीं कि इस एक्ट के सारे सेक्शन वो यूज कर लेंगे, इसका मतलब नहीं सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 4 के सारे सेक्शन को यूज कर पाएंगे। देखो वापस से कह रहा हूं, अनसिक्योर क्रेडिटर का पैसा भी अगर विजय माल्या के पास में है तो उसने भी रजिस्टर में लिखना चाहिए। पर आप जैसे देखते हो ना, सिक्योर क्रेडिटर को सेक्शन नंबर 13 में बहुत सारा फायदा हुआ है कि वो एनफोर्समेंट कर सकते हैं, वो एनफोर्समेंट का राइट अनसिक्योर क्रेडिटर को नहीं है। ये सारी बातें मैंने आपको बोल दी। अब बात करेंगे बच्चों, क्या लिख रहा है? ऑफेंसेस की बात करेंगे तो इस एक्ट में बहुत सारे ऑफेंस, ये आपको सभी को पढ़ना है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस की बात करेंगे, ये सब लिखा है, अपील अगेंस्ट पेनल्टीज, ये मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग पढ़ लेंगे। ऑफेंसेस, मिसलेनियस की बात करेंगे, ये एक्ट किसको एप्लीकेबल नहीं है? एक्ट लीन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो सेक्शन नंबर 172 है,
उसके लिए अरे वो प्लेज के बारे में ना, कॉन्ट्रैक्ट में जो प्लेज के बारे में, उसको भी एप्लीकेबल नहीं है। अगर मान लो ये वेसल के केस में अवेलेबल नहीं है, एयरक्राफ्ट के केस में अवेलेबल नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर अवेलेबल नहीं है। अगर कोई भी 1 लाख रुपए से अगर कम का अगर लोन दिया होगा, उसके लिए भी ये एक्ट है। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, वापस से बताना। लीन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन नंबर 172 के नहीं है, ये वेसल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एयरक्राफ्ट के लिए नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड के लिए नहीं है, और जहां पे भी 1 लाख रुपए से ऊपर का लोन नहीं होगा उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। अनपेड सेलर के लिए भी एप्लीकेबल। प्रोविजन टू एक्ट, अगर मान लो इस एक्ट में मान लो सरफाइसी, अगर उनको लगता है कि गवर्नमेंट को कि ये कुछ कुछ लोगों को एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए और एप्लीकेबल होना चाहिए कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रेगुलेशंस ला के सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ लोकसभा राज्यसभा ऐसे रेस्ट्रिक्शंस ला सकता है। ऑफेंसेस बाय कंपनीज आप सभी जानते हो, कंपनी में अगर गलत हुआ तो कौन एप्लीकेबल, कंपनी में गलत हुआ तो कौन लायबल होता है? कंपनी का जो इंचार्ज है। मतलब कल्चर के सरफाइसी में कोई कंपनी गलत करती है तो कंपनी तो जेल में नहीं जाएंगी, कौन जेल में जाएगा? डायरेक्टर। पर डायरेक्टर मतलब इंचार्ज, डायरेक्टर बोलता है मुझे मालूम नहीं, आई वाज कंप्लीटली अनअवेयर, तो उसका एम्प्लॉय अंदर जाएगा। पर एम्प्लॉय बोलता नहीं नहीं डायरेक्टर ने मुझे बोला था, तो दोनों भी अंदर जाएंगे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने दोस्तों, क्या लिखा है? प्रोटेक्शन, मतलब इस एक्ट में सरफाइसी के अंदर किसी भी रजिस्ट्री ऑफिस ने, रजिस्टर के जो डायरेक्टर है या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई आरबीआई अगर कुछ भी करता है वो गलत भी होगा पर गुड फेथ में क्या होगा, तो हम लोग मानेंगे उनके खिलाफ कोई भी केस नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने गुड फेथ में किया था। अगला सवाल बताएंगे, सिविल कोड को सरफाइसी के अंदर कोई भी देखो सरफाइसी में नहीं आप समझो, सरफाइसी के अंदर लोग कौन से हैं? सरफाइसी के अंदर लोग कौन से हैं? पहली बात तो अपना डीआरटी है, डीआरटी से क्वेश्चन तो कहाँ जाएंगे आप? एटी का जाए। अगर कश्मीर के लिए डिस्ट्रिक्ट जज है नहीं तो हाई कोर्ट है। इसका मतलब ये जो लोग काम कर रहे हैं ना सरफाइसी के अंदर, बोलो क्या क्या नहीं करना चाहिए? इसके बीच में कोई भी सिविल कोर्ट को दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं। सिविल कोर्ट शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस। आगे लिमिटेशन एक्ट, इस एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 4 में कितने दिनों के अंदर पोजीशन लेना चाहिए, कितने दिनों के अंदर मैनेजमेंट लेना चाहिए, इसके ऊपर इस एक्ट में कितने भी दिनों का प्रोविजन नहीं लिखा है, इसलिए लिमिटेशन एक्ट के जो दिन है उन दिनों को यहां पे यूज करते हैं। अगला सवाल, ये क्या लिखा है? मतलब क्या एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बट, मतलब जो बाकी एक्ट में जो गुनाह की सजा होंगी वो तो लगेगी, उनके साथ साथ में इस एक्ट की सजा एड ऑन होंगी। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी एक्ट की सजाओं को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। समझा कि नहीं समझा? ओके, आई होप दिस चैप्टर इज डन गाइस। और यहाँ पे क्या लिखा है? इस चैप्टर के सारे रूल्स बनाने का अधिकार किसको है? सीजी को है। कुछ बोलो। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन पावर टू मेक द रूल्स टू किसको? नहीं, दिस एक्ट हैज गिवन पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मेकिंग एनी रूल्स, सारी चीजें। I hope this chapter is also done. So guys, we are done with 2 chapters. Number 1 we are done with Pamla and number 2 we are done with सरफाइसी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दोस्तों अब करेंगे हम फीमा। आप सभी जानते हो फीमा में हमें क्या करना है। Guys, everybody please check it out. We are moving on फीमा। दोस्तों अगर आपको ये मेरे वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो please do not forget to subscribe this channel and also do not forget to press bell icon because हम ऐसे ही लेक्चर will be keep uploading on my channel। आप सभी जानते हो इंडिया की ऑलमोस्ट सारे सीए स्टूडेंट ने इस चैनल को पसंद किया है। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द लेटेस्ट अमेंडमेंट चार्ट्स, राइट? एंड ऑल्सो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट कि दिस टाइम all India rank 1 2 3 are my student. Also I'm very excited and happy to announce that कि इंडिया के 13 स्टूडेंट्स जो है ऑल इंडिया रैंक उन्होंने लॉ मुझसे पढ़ा है। ये इंडिया का ट्रस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग वंडरफुल रिस्पॉन्स गाइस। वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट चैप्टर फेमा। दोस्तों आप सभी जानते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑथराइज पर्सन, राइट? दोस्तों बताएंगे ऑथराइज पर्सन उसको बोलते हैं, एक जो ऑथराइज डीलर होता है, एक मनी चेंजर होता है। तीसरी बात, एक तो मनी चेंजर, एक तो ऑथराइज डीलर, तीसरी बात कौन सी होता है? ऑफशोर। एंड चौथी बात एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय आरबीआई। ये फेमा है दोस्तों। फेमा का बिफोर स्टार्ट फेमा पहले बताओ भारत में फॉरेन एक्सचेंज कम है ज्यादा है? कम है। तो इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए फेमा को एंटर। तो फेमा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? भारत में और फॉरेन एक्सचेंज आए और जो जाने वाला फॉरेन एक्सचेंज है वो कम हो। मतलब फॉरेन फेमा की हर चीज का एक ही टोन है कि बाहर से पैसा इंडिया में आता रहे और इंडिया से जाने वाला पैसा बाहर। इसके पहले एक फेरा एक्ट था। फेरा में तो क्या था कि बहुत सारी चीजों के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन था। फेरा वाज नॉट डेवलप्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेडिंग। तो दोस्तों फेमा देखो नाम में दोनों की लिखा है, फेरा में क्या लिखा है? रेगुलेट करे। फेमा के नाम में लगता है कुछ नेगेटिव लगता है और फेमा में क्या लगता है? देखिए पॉजिटिव लगता है। फेरा ने हर चीज को देखो, फेरा में क्या होता था, इतनी ही चीजें अलाउड है बाकी सब अलाउड नहीं है। फेमा में क्या बोला है? इतनी ही चीजें अलाउड नहीं, बाकी सब अलाउड। मतलब दोनों की बात करने का जो है ना, पहले तो बोलते थे फेरा में बोलते थे फॉरेन एक्सचेंज को लेना, फॉरेन एक्सचेंज को यूज करना वाज वेरी डिफिकल्ट। मतलब फॉरेन एक्सचेंज को लोगों को यूज करना अलाउड नहीं था।
तो इसकी वजह से इंडिया का ट्रेड वाज गेटिंग। देखो 1998 में ग्लोबलाइजेशन हुआ, पर भारत के अंदर जो फेरा था ना वो 1973 में आया था, फिर भी वो ग्लोबलाइजेशन होने का कोई भी फायदा इंडिया को नहीं, बिकॉज हमारा फॉरेन एक्सचेंज लॉ बड़ा ही वाहियात था। इसलिए भारत के एग्जिस्टिंग सिनेरियो को देखते हुए 1999 में फेमा को इंट्रोड्यूस किया, ताकि भारत के लोगों को आसानी से ट्रेडिंग के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज उपलब्ध हो। अगर कोई इंसान, देखो सोचो, इतना ही लॉ कठोर मत बनाए कि किसी बंदे को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया के बाहर जाना पड़ रहा है और उसको पैसे नहीं मिल रहे, उसको एजुकेशन के लिए बाहर जाना है। अरे लॉ ऐसा ना बनाओ कि लोगों के लिए वो आफत बन जाए। तो दोस्तों इस तरह से फेमा को इंट्रोड्यूस किया, और फेमा में बताएंगे रिपेटेड का मतलब क्या। अगर मान लो कोई इंडिया से बाहर कोई पैसा आपका रियलाइज होता है तो भारत देश में उसको लाना जरूरी। एक, आप फॉरेन करेंसी अकाउंट में रख सकते हो। दूसरी बात, आप उसको डॉलर में कन्वर्ट करके उसको रुपीस में ले सकते हो। तीसरी बात, अगर आपने इंडिया के बाहर से किसको लोन लिया होगा, उस लोन को उस पैसों से रिपेटेड मतलब क्या, इंडिया में पैसा लेकर आओ। पर इंडिया में पैसा लाने के बाद क्या करो, एक तो रुपीस में कन्वर्ट कर लो, एक अकाउंट में डाल दो एफसीए में, और तीसरी बात, लोन जो आपने भारत के बाहर से लेता है उसको वापस कर दो। दोस्तों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा मुझे बिफोर आई मूव फर्दर आपको मुझे एक बात बताना जरूरी है। इस चैप्टर के अंदर मेनली क्वेश्चन क्या सकते हैं। एक, इस चैप्टर को अगर देखें तो 5 बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट। एक, पीआरआई पीआरओआई क्या होता है। दूसरी बात, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है। तीसरी बात, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है। एक, चौथी बात कि वो होता है ना अपील करेंगे, अपील वाला एक सेक्शन होता है। और एक वो है ना, और एक बात है जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, हाँ एक्सपोर्ट, मतलब जो एक्सपोर्ट करते समय आपने किसको डिक्लेयर करना चाहिए। इन 5 चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आईसीएफ पूछता है। दोस्तों वापस से देखेंगे पीआरआई का मतलब क्या है। पीआरआई इंडिविजुअल कैसे निकलता है। पीआरआई 2 टाइप के होते हैं, एक इंडिविजुअल, एक कंपनीज। तो इंडिविजुअल में क्या होता है, एनी पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड दिस ईयर दैट पर्सन हैज कम टू इंडिया फॉर डूइंग बिजनेस, फॉर डूइंग एम्प्लॉयमेंट, और वो ऐसा इंडिया में आया है, वापस जाने का उसका नाम नहीं, उसको बोलते हैं पीआरआई। एंड द पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन इंडिया, बट वो इंडिया के बाहर गया है, बिजनेस के लिए नहीं, इंडिया के बाहर ले गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, और इंडिया के बाहर गया, वापस आने का पूरा काम है, नाम है, तो उस केस में उस बंदे को पीआरआई कहते हैं। इनके अलावा जितने भी लोग उनको पीआरओआई कहते हैं। जो पीआरआई देखते हैं ना, यू हैव टू चेक 2 थिंग्स। पहली कंडीशन, पिछले साल 182 दिन से ज्यादा, और इस साल वो इंडिया में क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और जाने का नाम ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो इन दोनों चीजों को फुलफिल करने के बाद दैट पर्सन का स्टेटस विल बी डिसाइडेड, तो पीआरआई है क्या पीआरआई। पर अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो कंपनीज में 3 टाइप के लोग पीआरआई। एक तो इंडिया की कंपनी, इंडिया में रजिस्टर्ड, जैसे एग्जांपल रिलायंस, और कभी कभी कंपनी बाहर की भी होती है, माइक्रोसॉफ्ट, पर उसका ऑफिस एक पुणे में है तो उस ऑफिस को भी हम लोग पीआरआई कहते हैं। पर कभी कभी इंडिया के कोई बंदे का ब्रांच ऑफिस दुबई में है व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया, उसको भी हम लोग पीआरआई कहते हैं। दोस्तों ये क्यों इंपॉर्टेंट जानना कि पीआरआई के पीआरओआई है, बिकॉज ये एक्ट उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो पीआरआई, उनके लिए एक्ट एप्लीकेबल नहीं है जो पीआरओआई है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग गाइस, कम ऑन, वेलकम बैक। सो गाइज कम ऑन, चेक इट आउट। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो होते हैं जो 3 टाइप के होते हैं। एक जो परमिसिबल होते हैं, एक, 2 जिसके ऊपर जो प्रोहिबिटेड होते हैं, और तीसरी बात जिसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन इंपोज। और परमिसिबल में 2 टाइप होते हैं, पीआरआई और पीआरओआई। अगर मैं आपसे पूछूं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होते हैं जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होते, इंक्लूडिंग वो चीज है कौन सी। अगर मान लो इंडिया के बाहर से मैंने लोन लिया है ना, बोलो जल्दी से, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दे रहा हूं ना, वो दिखने के लिए कैपिटल देता है पर फिर भी वो करंट है। अगर मेरे कोई रिलेटिव्स, मेरे भाई मेरे बहन इंडिया के बाहर है, तो उनको जो पैसे दे रहा हूं, बोलो क्या, वो भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होते हैं। और तीसरी बात, अगर मान लीजिए मैंने कोई एजुकेशन के लिए, कोई हॉस्पिटल के लिए पैसे बाहर लिए होंगे, इंडिया के बाहर ले जा रहा हूँ उसके लिए फॉरेन, तो वो भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लिखी है यहाँ पे, अगर मैं कोई शॉर्ट टर्म क्रेडिट ले रहा हूँ, शॉर्ट टर्म लोन दे रहा हूँ, तो वैसे दिखता क्या है, ये दिखता क्या है, जैसे दिखता है ये कैपिटल अकाउंट, पर फिर भी वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाता है। याद रखना, शॉर्ट टर्म लोन, वैसे तो आपको देखो 2 चीज होती है, असेट लायबिलिटी साइड में आता है तो कैपिटल होता है, और पीएनएल अकाउंट में आता है तो वो करंट अकाउंट होता है। तो वैसे ये शॉर्ट टर्म लोन जो है ना, असेट लायबिलिटी में दिखता जरूर है, फिर भी वो करंट अकाउंट। तो इसलिए क्या लिखता है, जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन देख दो, जो कैपिटल अकाउंट नहीं होता है वो करंट अकाउंट तो होता ही है, साथ साथ में ये 4 ट्रांजैक्शन दिखते कैपिटल है, पर उसको करंट अकाउंट ही मानना जरूरी है। आगे बताओ बच्चों, कौन सी चीजें एपी के थ्रू होना चाहिए, एक बोलो जल्दी से, एक कौन सा, अरे जल्दी से बताओ, एक, कम ऑन। अगर कोई भी पीआरआई, किसी भी पीआरआई को पैसे देंगे, इट हैज टू बी डन थ्रू एपी, ऑथराइज्ड पर्सन। नंबर दूसरी बात, अगर कोई पीआरआई पीआरओआई को पैसे दे रहा है, इट हैज टू बी डन थ्रू एपी। अगर कोई एक पीआरआई किसी पीआरओआई के बिहाफ में पैसे लेता है, इट हैज टू बी डन थ्रू व्हाट, एपी। और चौथी बात, अगर एक पीआरआई दूसरे पीआरआई के साथ में ऐसी प्रॉपर्टी के साथ में डील कर जो इंडिया के बाहर की, पर प्रॉपर्टी का डील इंडिया में हो रहा है, इट हैज टू बी डन थ्रू व्हाट, कम ऑन गाइस, किसके थ्रू होना चाहिए, ऑथराइज्ड पर्सन। अब बात करेंगे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट में शेड्यूल नंबर 1, 2, 3, रूल नंबर क्या है, रूल नंबर 3, 4, 5। बताओ शेड्यूल नंबर 1 की बात करें, ये अकाउंट पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड है, वो कौन से, एक, इसमें भोपाल नेपाल और जो भूटान वाला क्वेश्चन है वो डिलीट हुआ है। बाकी 8 पॉइंट्स अभी भी मौजूद है। अगर भारत के बाहर का व्यक्ति इंडिया में क्या कर रहा है, लॉटरी खेल रहा है,
और उसके पैसे वापस नहीं ले सकता है। दूसरी बात, अगर वो रेस में जीतता है वो वापस। तीसरी बात, अगर मान लो इंडिया का बंदा बाहर जाके कोई मैगजीन और कुछ ऐसी चीजें कर रहा है, लॉटरी खेल रहा है, वो अलाउड नहीं। चौथी बात, कॉल बैक सर्विस के लिए इंडिया से पैसा ले जाना, फॉरेन करेंसी, इन चीजों के लिए इंडिया से नहीं मिलती है। पांचवी बात, अगर रुपी स्टेट क्रेडिट के स्टेट के लिए अगर मान लो इंडिया का कोई ऐसा एक्सपोर्ट हो रहा होगा जो रशिया में हो रहा है, और उस एक्सपोर्ट करने के लिए, बोलो भाई, एक्सपोर्ट करने के लिए आप जो कमीशन दे रहे हो वो अलाउड नहीं है, पर टी टोबैको में होगा तो 10% का अलाउड है, और जो डिविडेंड बैलेंस करने के लिए जितना चाहिए उतना अलाउड है, उसके ऊपर वो अलाउड नहीं है। और अगर मैं एनआरआई की बात करूं, कोई भी एनआरआई ने अगर इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया है, उसका इंटरेस्ट जो है ना, वो इंटरेस्ट जो है ना इंडिया में लगाना पड़ेगा। और कोई भी इंडिया का बंदा किसी बाहर जगह पे इन्वेस्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, और वो एक्सपोर्ट किसके लिए, जॉइंट वेंचर के लिए या फिर होली ओन सब्सिडी के लिए कर रहा है, तो उस एक्सपोर्ट पे जो कमीशन है वो अलाउड नहीं है। अगला सवाल, जो शेड्यूल नंबर 2 की बात करूं तो ये ट्रांजैक्शन जो है वो सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। और मेरा सवाल आपसे एक रहा, बताओ दोस्तों कौन सी बातें हैं। अगर अरिजीत सिंह जैसे लोगों को अगर इंडिया के बाहर कल्चरल टूर करना है तो उसके लिए भी एसबीआई की परमिशन लगती है। दूसरी बात, अगर मान लो इंडिया के बाहर प्रिंट मीडिया में अगर एडवर्टीजमेंट करना तो एक, पहले तो प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजमेंट करना अलाउड नहीं है, पर 3 चीजों के लिए अलाउड है। एक, अगर इंडिया में टूरिज्म करना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का काम करना है, ये इंडिया में कोई स्टेट वाला ऑक्शन होगा, इन 3 चीजों के लिए एडवर्टाइजमेंट चलती है। तीसरी बात बताओ, अगर मान लो फ्रेट, पब्लिक सेक्टर यूनिट किसी भी वेसल के ऊपर फ्रेट दे रहा हूं तो वो भी सीजी से पूछना पड़ेगा। चौथी बात, ओशन से जो इंपोर्ट किया वो इंपोर्ट करने का जो पैसा जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है और गवर्नमेंट कंपनी है वो उतना ही देंगे जितना सीजी बोलते हैं। पांचवी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट जो अपने एजेंट को उतना ही पैसा दे सकता है जितना सीजी बोल रहा है। अगर ट्रांसपोर्टर और उसका टीवी का जो खर्चा होगा वो जितना वो आईएसपी को देना है इंटरेस्ट, तो वो भी इतना जितना सीजी, और डिटेंशन चार्जेस जो लगते हैं वो डीजी ने जितना बोला उतना करो, जो डीजी ने जितना बोला उसके ऊपर देना है ना, तो उसके लिए भी किसी सीजी की परमिशन लगती है। उसके बाद में अगर जो स्पॉन्सरशिप देना है इंडिया के बाहर किसी भी स्पोर्ट्स को, वो इंटरनेशनल स्टेट बॉडी होगा, नेशनल, तो वो कितना भी दे सकते हैं, पर अगर अदर देन वो होंगे तो $1 लाख के ऊपर दे नहीं सकते। अगर देना है तो उसके लिए सीजी की परमिशन। लास्ट में अगर वो हमारे वो जो पीएनआई क्लब जो हमारे मरीन इंश्योरेंस के लिए, जितना भी मरीन इंश्योरेंस के क्लब में ज्वाइन करने जितना भी पैसा लगता है ताकि आपको मरीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसके लिए जितना भी प्रीमियम देना है वो प्रीमियम उतना होना चाहिए जितना सीजी कहता है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूल नंबर 3। आप सभी लोगों ने अगर क्वेश्चन बैंक किया हो तो आप सभी को पता होगा इस टाइप की क्वेश्चन आईसीएफ पूछता है। तो मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग को पास होना है इस चैप्टर के 5 चीजों के ऊपर आपका होल्ड होना जरूरी है। मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आते हैं। एक पीआरआई पीआरओ, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, एक्सपोर्ट वाला क्वेश्चन, एक लास्ट में क्वेश्चन होता है वो अपील एंड ऑल दैट। उसके बाद शेड्यूल नंबर 3 की बात करेंगे। शेड्यूल नंबर 3 उसके लिए इंडिविजुअल के लिए कंडीशन है $2.5 लाख तक पर ईयर पर पर्सन, मतलब अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं $10 लाख पर ईयर पर फैमिली मिलेगा आपको। दोस्तों उस केस में मतलब इसके अंदर की जितने भी ट्रांजैक्शन की इंडिविजुअल लिमिट्स को अब हटा दिया गया है, सबकी मिला के कंबाइंड लिमिट $2.5 लाख पर डॉलर है। पर $2.5 लाख में और चीजें इंक्लूड है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, मतलब एक आदमी को कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए और शेड्यूल 3 के लिए, आगे बोलो, $2.5 लाख से ज्यादा एक साल में नहीं मिलता, इसके ऊपर चाहिए तो यू हैव टू आस्क किसको, आरबीआई। अब बताएंगे शेड्यूल नंबर 3 के अंदर कौन से ट्रांजैक्शन, एक तो एजुकेशन होता है, एक तो मेडिकल होता है, एक तो माइग्रेशन होता है, एक तो आपको घूमना फिरना है, बिजनेस ट्रिप पे जाना है, आपको इमिग्रेशन करना है, इस टाइप के सारी चीजों के लिए, बिजनेस ट्रेनिंग के लिए बाहर जाओ, इन सब चीजों के लिए $2.5 लाख से ऊपर आप नहीं ले सकते। पर इस 3 चीजें इसके लिए एक्सेप्शन है, एक मेडिकल, एक माइग्रेशन, एक एजुकेशन में अगर आपको ज्यादा भी लेना है ले सकते हो, अगर आपको उधर के गवर्नमेंट से कोई ना कोई सर्टिफिकेट या उधर के एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, उसके मेडिकल से कोई सर्टिफिकेट मिला होगा तो। अगर अगली बात करूं, अगर मैं पर्सन की छोड़ के अगर कंपनीज की बात करूं, अगर इंडिया में अगर कोई इन्फोसिस है उसको इंडिया के बाहर डोनेट करना है, बोलो जल्दी से, वो डोनेट कर सकता है, पर कितना, जितना इंडिया में उसने पैसा लाया ना उसका 3 साल का जो पैसा आया उसका 1% या फिर $50 लाख विच एवर इज लोअर, वो इंडिया के बाहर डोनेट कर सकता है। डोनेशन होना चाहिए चेयर के लिए या उधर के एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए, और जिस धंधे में इन्फोसिस है उसी धंधे के लिए दे सकता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप सर्विस ले रहे हो, कंसल्टेंसी सर्विस, उस कंसल्टेंसी सर्विस में $1 करोड़ तक आप $1 करोड़ तक दे सकते हैं। और अगर अदर कंसल्टेंसी सर्विस है तो इंडिया का बंदा बाहर वालों को $10 लाख दे सकता है। चौथी बात, अगर मान लीजिए मैं इंडिया के अंदर कोई मेरा ब्रोकर जो इंडिया के बाहर है और प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है, अगर फ्लैट इंडिया के अंदर है और ब्रोकर इंडिया के बाहर है, तो वो जितना भी पैसा इंडिया के अंदर उसका 5% या $25,000 तक इतना ही मैं ब्रोकरेज दे सकता हूं। और कोई प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस होगा तो उसके लिए 5% या $1 लाख विच इज हायर में इंडिया के बाहर दे सकता हूं। पर अगर मान लो कोई कॉर्पोरेट पर्सन है वो चाहता है तो लिबरलाइज स्कीम $2.5 लाख का भी इस्तेमाल कर सकता है। और अगला सवाल आपके सामने दोस्तों ये रहा, आप सभी को मैंने कहा है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो होते हैं जो करंट अकाउंट नहीं होते कैपिटल होते हैं, और जो कैपिटल अकाउंट होते हैं जो करंट नहीं होते। पर कैपिटल अकाउंट में 4 बच्चे होते हैं, एक परमिसिबल पीआरआई पीआरओ है, और दूसरी बात प्रोहिबिटेड, और चौथी बात आप बताओ
नो रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है? अमोर्टाइजेशन और डिप्रिसिएशन के ऊपर। और रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है? 5 चीजों का। एक चिट फंड, इंडिया में आके फिरंगी कोई भी महिला इंडिया के चिट फंड में पैसा नहीं ला सकती। अगर लाना ही है तो वो इंडिया के बैंकिंग के थ्रू लाए और वो पैसा इंडिया में घलाए। दूसरी बात अगर बात करें तो निधि कंपनी में पैसा लगाना इंडिया में अलाउड नहीं। तीसरी बात, बोलो जल्दी से, कम ऑन, अगर इंडिया के एग्रीकल्चर और प्लांटेशन में पैसा लगाना फॉरेनर को अलाउड नहीं। चौथी बात, अगर वो इंडिया में पैसा लगा रहा है वो टीडीआर में लगा रहा है, टीडीआर में इंडिया में, और इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में, टाउनशिप में और कोई भी रियल एस्टेट में पैसा लेता है वो रियल एस्टेट में पैसा लगाना अलाउड है। अगर वो टाउनशिप में होगा तो अलाउड है, वो रेसिडेंशियल में होगा तो अलाउड है, वो अगर कमर्शियल में है तो अलाउड है, और वो देखो इसमें ब्रिज और फ्लाईओवर में सब में अलाउड है। पर इसके व्यतिरिक्त अगर कोई पैसा लगा रहा होगा ना इंडिया में तो वो बंदा इंडिया में पैसे नहीं लगा सकता। अब पीआरआई पीआरओआई में, अब याद रखना एग्जामिनेशन में लेट देम आस्क एनी क्वेश्चन, आपको इतने रहना परमिसिबल, हर चीज परमिसिबल है। याद रखना दिमाग से, परमिसिबल वही है, हर कुछ चीज परमिसिबल है। मतलब अगर प्रोहिबिटेड याद कर लिया तो बाकी तीनों चीजों को याद करने की जरूरत नहीं। एग्जाम में पूछते पहली बात तो बताओ ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है क्या नहीं, और दूसरी बात बताओ ये परमिसिबल है क्या नहीं है। अरे सारी चीजें परमिसिबल है, सिर्फ याद कर लो प्रोहिबिटेड कौन सा है, उसको छोड़ के तो हाँ। अब एक बात याद रखना, प्रोहिबिटेड के 5 पॉइंट आपको वर्ड से निधि, चिट, एग्रीकल्चर प्लांटेशन, टीडीआर और साथ साथ में रियल एस्टेट बिजनेस, ये 5 ही रेस्ट्रिक्टेड है बाहर वालों को इंडिया में करने के लिए, उसके अलावा सब अलाउड है। पर याद रखना दोस्तों, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? अगर इंडिया का पीआरआई है उसका कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करता है जिसकी वजह से बाहर की असेट्स लायबिलिटी कम होती है। मतलब इंडिया का शाहरुख खान अगर दुबई में फ्लैट ले रहा है मतलब फॉरेन असेट्स का कम ज्यादा हो रहा है, मतलब ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। और बराक ओबामा जैसे लोग हैं अगर वो इंडिया में प्रेस्टीज पॉइंट पे पूना में कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं या किसी, तो अगर फॉरेनर का इंडिया का असेट कम ज्यादा हो रहा है या इंडिया के बंदे का भारत के बाहर का असेट कम ज्यादा, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ऐसे ही ट्रांजैक्शन के ऊपर आरबीआई रुक लगाता है, वरना आरबीआई को किसी भी ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट नहीं है। अगर मान लो भारत के बाहर का ही बंदा भारत के बाहर ही कोई एसेट ले रहा है तो उसके ऊपर आरबीआई की कोई दखल अंदाजी नहीं। और दूसरी बात, अगर इंडिया का बंदा स्वप्निल पांडे पुणे में कोई प्रॉपर्टी ले रहा होता आरबीआई को इससे भी कोई मतलब नहीं। मतलब आरबीआई को 2 ही ट्रांजैक्शन मतलब, एक इंडिया का बंदा प्रॉपर्टी बाहर की, बाहर का भारत के बाहर का पीआरओआई मतलब उसकी इंडिया की, जब मैं इंडिया कहता हूं मेरा मतलब पीआरआई होता है, और पीआरओआई का भी ऐसा काम करो जो, तो बस ये पूरा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अगर आपको पढ़ना तो डिटेल में पढ़ सकते हो, पर उसका ये समरी है। यही 2 ही क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, और दूसरी बात ये परमिसिबल क्या है। तो आपको प्रोहिबिटेड पता है तो परमिसिबल ऐसी भी याद हो जाएगा। दोस्तों मेरे दोस्तों जवानों जवानी अगले पेज पे आएंगे, बताएंगे। दोस्तों 3 हिस्से हमने देख लिया अब तक इस चैप्टर के। पीआरआई आपको पता होगा, पीआरओआई पता होगा, कम ऑन गाइस। उसके अंदर कैपिटल इज डन, करंट इज डन। अब अपना एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट जैसे हुआ ना, एवरी एक्सपोर्टर शुड इन्फॉर्म टू किसको, आरबीआई। ट्रू वैल्यू आपने देना चाहिए, अगर आपको वैल्यू अगर असर्टेन नहीं हो रही थी आपने अंदाजन देखना चाहिए कि कितनी वैल्यू हो सकती है। 21 दिनों के अंदर एक्सपोर्ट के आपने इन्फॉर्म करना चाहिए, और अगर इन्फॉर्म होने के बाद में आपके ये भी काम है कि जिस दिन से एक्सपोर्ट किया विद इन 9 मंथ्स मेक श्योर कि अपना पूरा पैसा इंडिया में वापस लाया है। अगला, अच्छा एक सभी लोगों को सूचना देना चाहूंगा, ये जो है ना पूरा सेक्शन जो है इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर मैं YouTube पे अपलोड किया हूं। ये सारे रूल्स है और रूल्स को अभी रिवाइज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर इसका सेपरेट लेक्चर मैंने अपलोड किया, उसका लिंक भी मैं शेयर कर रहा हूं, वो जरूर देख लेना। वो एक्सपोर्ट के रूल्स के बारे में है। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 8। बताओ बच्चों, इंडिया में पैसे जो लाना है, रिपेट्रिएट करने के 3 तरीके। एक, जो पैसा इंडिया के बाहर है ना एक्सपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट के पैसे इंडिया में लाने के 3 तरीके। एक तो एफसीए में लेकर आओ, दूसरे पैसे इंडिया में डॉलर कन्वर्ट करके रुपीस मतलब ऑथराइज पर्सन को सेल कर दो, और तीसरी बात वो पैसा अगर आपने किसी और फॉरेनर्स के बैंक से पैसा लाया होगा तो वो पैसा रीपेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ये बताओ 3 बातें कौन सी? अगर इंडिया के बाहर आपने एक्सपोर्ट किया तो आप उस पैसे को क्या कर सकते हो, 9 महीने के अंदर इंडिया में लाओ, एपी को भेज दो। दूसरी बात, किसी फॉरेन बैंक से आपने पैसा तो रीपे कर दो। तीसरी बात, फॉरेन करेंसी अकाउंट में डाल दो। अगला सवाल आपसे ये रहा, अब बताएंगे दोस्तों मैं क्या बोलना चाहता हूं। यहां पे मैं बोलना चाहता हूं कि सेक्शन नंबर 8 और सेक्शन नंबर 9 में क्या फर्क है। सेक्शन नंबर 8 कहते हैं कि इंडिया में पैसे लाओ, सेक्शन नंबर 9 कहता है 6 बातें हैं जहां पे इंडिया में पैसे लाना जरूरी नहीं। एक, अगर आपने दादाजी ने जुलाई 1947 के पहले किसी भी इंसान ने भारत के पैसे एक्वायर किए होंगे वो पैसे वापस देना जरूरी नहीं है। दूसरी बात, वही पैसा अगर मान लो दादाजी की कोई गर्लफ्रेंड होगी 1947 से पहले उसने दादाजी को पैसे दिए होंगे तो दादाजी पैसे इंडिया गवर्नमेंट को वापस देंगे, और दादाजी ने जाते जाते अगर वो पैसे पोते को दिए होंगे तो पोता भी ये पैसे वापस लौटाएंगे, नहीं वो फॉरेन एक्सचेंज होल्ड कर सकता है। तीसरी बात दोस्तों आपके साथ रहे, अगर कोई बंदा इंडिया में कितने भी चिल्लर रखना चाहते जो फॉरेन चिल्लर होंगे वो रख सकता है, और जितने भी करेंसी है $2000 तक रख सकता है। अगला पॉइंट बताएंगे, अगर कोई मेरा भाई है जो इंडिया के बाहर काम कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, और वो पैसा उसने तब कमाते जब वो इंडिया के बाहर था, तो वो इंडिया में लाने की जरूरत नहीं है, और एनी अदर कंडीशन जो भी बोली हुई। और एक बात है, फॉरेन करेंसी अकाउंट में भी जो पैसा है उसके ऊपर भी, अगर मान लो कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट में पैसा रखा है आपने, फॉरेन बैंक में है फॉरेन करेंसी अकाउंट, तो वो भी इंडिया में लाने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, पोजीशन रिटेंशन के बारे में कुछ बताएंगे दोस्तों। पोजीशन रिटेंशन इंडिया में कौन से लोग कर सकते हैं? फॉरेन करेंसी का पोजीशन इंडिया के अंदर कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन कर सकता है। दूसरी बात, एनी पर्सन,
कॉइन कितने में रख सकता हूं? एनी पर्सन $2000 तक रख सकता है। और कोई भी इंसान जो इंडिया के बाहर काम कर रहा था वो इंडिया में पैसा लाएगा और कस्टम को डिक्लेयर करेगा ना, तो इंडिया में कितना भी करेंसी होल्ड कर सकता है। अगला पेज hier आपके सामने दोस्तों बताएंगे ऑथराइज्ड पर्सन किसको बोलते हैं? एनी पर्सन हु हैज अप्लाइड टू किसको अप्लाई किया? जिसने आरबीआई को अप्लाई किया और आरबीआई ने जिसको सर्टिफिकेट दिया उसी बंदे को ऑथराइज्ड पर्सन कहते हैं। इंडिया के अंदर ऑथराइज्ड पर्सन 4 टाइप के होते हैं। एक जो ऑथराइज्ड डीलर होते हैं, मतलब जनरली कोई बैंक होती है, मनी चेंजर्स होते हैं, और तीसरी बात ऑफशोर बैंकिंग वाले होते हैं, और कोई भी अदर पर्सन जिसको आरबीआई ने अलाउ किया होगा। पर बताओ, मेरा एक सवाल है, इन सारे जितने भी ऑथराइज्ड पर्सन है उनको डायरेक्शंस कौन देता है? ऑब्वियसली आरबीआई उनको डायरेक्शंस देता है। अगर आरबीआई के डायरेक्शन उन्होंने फॉलो नहीं किए तो उनको ऑन द स्पॉट 10,000 की फाइन लगती है, और ये अगर उन्होंने कंटिन्यू किया तो 2,000 रुपए प्रतिदिन उनको कंटिन्यू करना पड़ता है। बताएंगे बच्चों, इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? आरबीआई इन ऑथराइज्ड पर्सन का इंस्पेक्शन कर सकता है। अगर उनको करेक्टनेस चेक करना है, उनको ये चेक करना है कंप्लायंसेस हुए कि नहीं, और उनको ये भी चेक करना है कुछ इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना है। इन 3 चीजों के लिए आरबीआई किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन का इंस्पेक्शन कर सकता है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने दोस्तों, अगर सेक्शन नंबर 13 में लिखा है अगर आपने इस एक्ट का कोई भी रेगुलेशन, कोई भी रूल तोड़ा होगा तो हर आदमी को जिसने क्वांटिफाइड काम किया होगा ना, उसने जितना रकम की होगी उसके 3 टाइम्स है। और अगर मान लीजिए अगर क्वांटिफाइड नहीं होगा ना तो 2 लाख रुपए और पर डे का 5,000 रुपए लगेगा। ये देखो सेक्शन नंबर 11, इट इज ओनली अगेंस्ट ऑथराइज्ड पर्सन। सेक्शन नंबर 13, एवरी पर्सन इंडिया जो गलत काम कर रहा है फेमा के अंदर। अब बताएंगे दोस्तों, 13 में अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपको 14 में क्या करना पड़ेगा? अगर आपने जो फाइन लगाई थी, फाइन नहीं दी, और फाइन की अमाउंट अगर 1 करोड़ से ज्यादा की है तो 3 साल तक की जेल होगा। अगर फाइन की अमाउंट 1 करोड़ से कम होगी तो 6 महीने तक की जेल हो सकती है। ये सेक्शन 14 है। अब आपको जाना पड़ेगा, अरे कौन आया है ये दोस्तों? सेक्शन नंबर 13 में कौन वो इंसान है जो, देखो वहां पे क्या लिखा था, आपको अप टू 3 टाइम्स की सजा होगी। अरे पर कौन सा बंदा है जो ये डिसाइड करेगा अप टू 3 टाइम्स? उसका नाम है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इंडिया में लाया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया। सर अचानक से डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट क्यों है? मैंने आपको बंदे का नाम पामला में भी दिया था दोस्तों। जो पामला में ईडी होता है ना, यही वो लोग जाते हैं फेमा में भी। और बताओ इनके अंदर लोग कौन से होते हैं? एक असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, और ये सारे लोग जो होते हैं ना स्पेशल डायरेक्टर के साथ से, ये सारे लोग होते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टर के लोग, और यही लोग चलाते हैं फेमा। अगर मतलब फेमा में आप गड़बड़ करोगे ना, यही वो बंदे हैं जो आपको देंगे नोटिस। पर आप जान लेना, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में सारे डायरेक्टर जो रिसीव एसडी नहीं होता। कौन नहीं होता? एसडी। और जो लोग ए से, मतलब ए के अंदर कौन सा होता है? जॉइंट होगा, एडिशनल होगा, असिस्टेंट होगा, ये तीनों लोग हैं। पर इनके अलावा जब भी इनके जजमेंट से जो खुश नहीं होता ना, वो जाता है एसडी के पास में कितने दिनों के अंदर? जल्दी बोलो। 45। सी इफ एनी पर्सन जो बोलेगा इतनी कैसी फाइन लगा दिया, देखो 13 सेक्शन में जितनी फाइन है वो कौन डिसाइड करता है? सेक्शन 16 करता है। पर 16 से अगर आप खुश नहीं होंगे ना, आप जाओगे एसडी के पास में कितने दिनों के अंदर? 45 डेज में। फर्दर एक्सटेंशन कितना मिलेगा? 45 डेज। और एक केस कितने दिनों? नहीं इनके लिए नहीं नो, हाँ ठीक है। और बताओ यहाँ पे कौन से लोग जाएंगे? एनी पर्सन हु इज नॉट हैप्पी विद द जजमेंट ऑफ व्हाट? ए। पर ए से जो लोग खुश नहीं ना, उनको और एक ऑफर है, दे कैन गो टू व्हाट? 80 डायरेक्टली। क्योंकि देखो ईडी के अंदर ही ये बंदा बैठा है। ये एसडी जो है ना, ये उनका सीनियर ऑफिसर है। मतलब एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, इनसे कुछ नहीं तो आप कहां जाएंगे? एसडी के। तो एसडी कोई कोर्ट नहीं, एसडी उनका ही सीनियर है। पर कोई लोग बोलेंगे यार ये कौन से बंदे को, इसको नहीं पूछना, मुझे डायरेक्टली एटी के पास जाना। पर एटी के पास जाने का एक ड्रॉबैक है, आपको पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है, और एटी में भी आपको 45 दिन में जाना पड़ेगा, और फर्दर एक्सटेंशन 45 दिन का ही है। और एटी के ऊपर एक लगाम है, ही हैज टू फिनिश द केस इन 180 days. But if you are not happy with the judgment of what 80, you can go to what High Court, again what 60 + 60 में जा सकते हो। अगला सवाल आपके साथ में रहा, बताओ बच्चों क्या लिखा है मिसलेनियस में? क्या पढ़ रहे हैं आप आसमान में? सुपर फैंटास्टिक गाइस। मिसलेनियस की बात करेंगे दोस्तों, बताओ जल्दी से मिसलेनियस में क्या लिखा है? अरे क्या लिखा है? प्रेजेंटेशन एज टू डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट। मतलब अगर बोलो बोलो भाई बोलो, अरे बोलो भाई बोलो। अरे किसी का फेमा में केस चल रहा था, अगर उसके साथ में कोई डॉक्यूमेंट मिल गया होगा तो डॉक्यूमेंट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट हिम एज एन एविडेंस। मतलब किसी बंदे ने फेमा में चोरी की होगी, फॉर एग्जांपल कोई एक्सपोर्ट किया, बंदे ने पैसे नहीं लाए, आपने उसके घर पे रेड किया, जो डॉक्यूमेंट मिले होंगे ना, बोलो जल्दी से, वो डॉक्यूमेंट को उसके खिलाफ ही एज एन एविडेंस बोल के यूज करेंगे। उसके बाद में क्या लिखा रहे? सस्पेंशन और ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट। मतलब क्या? अगर उनको एक्ट देखो इस एक्ट में कुछ कुछ चीजों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन, जैसे शेड्यूल 1 में क्या लिखा है? ये काम नहीं कर सकते। शेड्यूल 2 में क्या लिखा है? ये सीजी को पूछना पड़ता है। पर बाद में उनको लगा यार ये रेस्ट्रिक्शन क्यों लगा रहे, चलो 6 महीने के लिए रेस्ट्रिक्शन निकाल देते हैं। या फिर उनको लगता है कि नहीं नहीं $2.5 लाख को हम लोग 5 लाख कर देते, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कब भी चाहती है तो कर सकती है, रेस्ट्रिक्शन निकाल सकती है, इंपोज भी कर सकती है, पर उनको सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट होता है। और पार्लियामेंट ने अगर हाँ बोल दिया ना, फिर इसको नोटिफिकेशन लाते हैं ऑफिशियल गैजेट में, और फिर बाद में आम जनता के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट किसको डायरेक्शन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को डायरेक्शन दे सकता है टाइम टू टाइम। अगला सवाल, कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनीज के अंदर अगर फेमा में कुछ गड़बड़ की होगी तो बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अरे कंपनीज के अंदर कुछ गड़बड़ तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा?
डायरेक्टर, और डायरेक्टर अगर बोलते मैंने नहीं था तो उसका एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय बोलते नहीं नहीं ये इन्होंने ही बोला था मुझे गलत काम करने के लिए, तो दोनों अंदर जाएंगे। डेथ मतलब किसी की बंदे, मतलब कि मुकेश अंबानी के ऊपर, अगर मान लीजिए मुकेश अंबानी के ऊपर फेमा को कोई केस रहा है और मुकेश अंबानी का कुछ हो गया, वो इंस्टॉलमेंट हो गया, डेथ हो गई उसकी, तो उसके बेटे के ऊपर एक केस चलती रहेगी, पर उसका बेटा उतने ही पैसे देगा जितना ही इनहेरिटेंस है। मान लो इसको इनहेरिटेंस से पापा से 1 करोड़ मिले होंगे, तो फेमा उसके 1 करोड़ से ऊपर नहीं ले सकता। अगला सवाल, नो मतलब कि गुड फेथ में अंदर, गुड फेथ के अंदर अगर मान लो एटी ने, ए ने, डायरेक्टर ने, किसी ने भी कुछ गड़बड़ की होंगी, बोला आगे, फिर भी अगर गुड फेथ में किया तो फिर भी उनके खिलाफ कोई भी केस नहीं लगेगा। और लास्ट में क्या लिखा है, रिपील जब फेमा आएगा, बोलो आगे, फेमा आएगा तो फेरा के सारे केसेस बंद हो जाएंगे, पर फेरा के केसेस 2 साल तक चलते रहेंगे, पर 2 साल के बाद में नहीं चलेंगे। तो फेरा के केसेस कब तक चलेंगे, उसके बाद में तो फेरा हो जाएगा बंद और कौन आएगा चालू। So guys, I hope you're liking all the lectures. So only one chapter is left that I'll be covering in what the next part. So next part में हम लोग देखेंगे only one chapter, that is what IBC. IBC will be revised in the next chapter. I hope you enjoy this. So guys. टूट जा अब तलाश में परवाज़ देख, परवाने की आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा, ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा, अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में, क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? दिल धड़काए और सीटी बजाए, दिल धड़काए सीटी बजाए, बीच सड़क पे नखरे दिखाए सारे, ओ करके इशारे, ओ लड़की ओ लड़की आंख मारे, आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे, मारे, ओ लड़की आंख मारे। Welcome back. So we are going to start with the revision of IBC, Insolvency and Bankruptcy Code. As we have seen, we have done all the revision of all the 3 chapters in just 1 hour. This time, this will be all in just 20 to 25 minutes. So guys, please concentrate. And we are going to finish this chapter. You all know IBC is getting divided only in 2 parts. पहली बात तो होती जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी जानते हो IBC को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, इंडिया में NPA बढ़ रहे थे, और भारत में अगर 2016 की बात करेंगे तो हमारे जेटली साहब को ऐसा लग रहा था कि जितने भारत के जिस शिद्दत से, जिस प्रमाण में भारत में अगर क्या बढ़ रहे थे, NPA बढ़ रहे, अगर ये प्रमाण को नहीं रोका जाए तो एक समय भारत की बैंक बर्बाद हो जाएगी, खोखली हो जाएगी। इसलिए भारत के बैंक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इंडिया के इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारत के अरुण भाई जेटली ने यह फैसला लिया कि अब आना जरूरी है IBC, and because of this अब बैंक will be able to recover their funds easily। इसका पूरा प्रयास होगा कि बैंक अब डूबना नहीं चाहिए। दोस्तों IBC अगर है तो हम लोग कह सकते हैं उतनी केसेस वाइंडिंग अप की दिन ब दिन कम होगी, बिकॉज IBC नहीं होगा तो डायरेक्टली वाइंडिंग अप के लिए बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IBC। दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूं, 2002 में SERFIC को इंट्रोड्यूस किया था, 2016 में IBC को इंट्रोड्यूस किया। दोनों का एक ही मकसद है कि बैंक और जितने भी क्रेडिटर्स है वो अपने पैसे को कर पाए वसूल। पर आप सभी जानते हो वीडियोकॉन का हाल ही में IBC चल रहा है, तो वीडियोकॉन जैसी कंपनी 20,000 करोड़ का लोन लेकर बैठी है और बैंक का लोन देने का नाम नहीं, रीपेमेंट का कोई नाम नहीं। ऐसे समय पे कंपनी को मारकर उसके पैसे वसूलने से अच्छा IBC कहता है काम करो, 1 नंबर से लेकर सेक्शन नंबर 32 तक कंपनी को तारते हैं, कंपनी को रिवाइवल करते हैं, कंपनी को रिवाइवल करते हैं। और अगर 32 सेक्शन तक भी अगर हम अपनी चीजों को रिकवर नहीं कर पाए तो कंपनी का कर देगा वाइंडिंग अप। मतलब पहले जमाने में वाइंडिंग अप डायरेक्टली हुआ करता था, अब वाइंडिंग अप होने से पहले, लिक्विडेशन होने से पहले एक बार प्रयास करेंगे कंपनी के अंदर
इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को बुला के अब वो लोग मतलब कंपनी के सन्ड्री क्रेडिटर्स कंपनी को मैनेज करेंगे, ना कि कंपनी के जो पहले सारे डिसीजन शेयर होल्डर लेते थे, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते थे, वो सारे डिसीजन कौन लेगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स लेंगे। मतलब बैंक्स आकर अपने बिहाफ में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करेंगे और ऑल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल विल टेक द चार्ज ऑफ द कंपनी और वो अपनी तरीके से कंपनी को चलाने की कोशिश करके, हो सकता है ये अगर प्लान सक्सेसफुल हो जाए तो कंपनी अपने पैसे मतलब बैंक्स अपने पैसे रिवाइवल कर लेगी, पैसे रिकवर कर लेगी और एक समय पे जिस समय पैसे रिकवर हो जाएंगे और वो सारे वीडियोकॉन की प्रॉपर्टी, वीडियोकॉन की मैनेजमेंट हम वीडियोकॉन को वापस कर देंगे। तो दोस्तों अब ये मारने का प्लान नहीं, पहले तारने का, और तारना नहीं हुआ, रिवाइवल नहीं हुआ तो फिर सेक्शन नंबर 33 से लेकर 54 में हम लोग कंपनी को मारने का प्लान करते हैं। और दोस्तों आप सभी जानते हो कि कोई भी कॉर्पोरेट ने कितने पैसे नहीं दिए, तो कोई भी कॉर्पोरेट ने अगर 1 लाख रुपए ड्यू हुए और बैंक के पैसे नहीं चुकाए, सिंडिकेट के पैसे नहीं चुकाए, 1 लाख रुपए दिए थे ड्यू डेट पे, अब की बार तो एनपीए तक भी रुकने, जैसे सरफाइसी में एनपीए तक रुकना पड़ता है, यहाँ पे एनपीए तक भी रुकने की जरूरत नहीं। अगर उसने एक दिन भी अगर डिले होता तो उसके खिलाफ कोई भी बैंक कहां जा सकती है? अगर वो इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म की बात है तो वो जाएगा डीआरटी में, अगर इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म नहीं कॉर्पोरेट है तो जाएगा एनसीएलटी में, और एनसीएलटी को हाँ या ना जवाब देना विद इन 14 डेज, और 14 डेज के अंदर वो हाँ भी बोल सकता है, ना भी बोल सकता है। ना बोल चाहिए तो वापस से 7 दिन की मोहलत दी जाएगी अगर सिंडिकेट उस चीज को चेंज करना चाहता है तो। पर कोई बात नहीं दोस्तों, अगर मान लीजिए हाँ बोल दिया गया तो विद इन 14 डेज उनको आईआरपी को अपॉइंट करना जरूरी है। आईआरपी किसको बोलते हैं? इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। आपसे सवाल है कि बताओ कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? एक जो फाइनेंशियल क्रेडिटर वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ साथ में बताइए कौन से लोग? जो कंपनी का डेटर है, जो मतलब वीडियोकॉन है, वीडियोकॉन खुद ही बोलता है कि मुझे मार डालो। 3 लोग बोलते हैं कि हमें मार डालो, 3 लोग कहते हैं कि इंस्टॉल आईबीसी चालू करो। एक तो वीडियोकॉन खुद बोलता है, जो डेटर है वो खुद ही बोलता है, या फिर जो फाइनेंशियल क्रेडिटर वो भी बोलते हैं, या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर भी बोलते हैं। अब बताओ 14 दिन के अंदर हाँ बोल दिया तो विद इन 14 डेज उसके बाद में आपको किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? आईआरपी को अपॉइंट करना पड़ेगा। जैसे आईआरपी आता है विद इन 3 डेज वो आगे क्या अनाउंसमेंट करता है कि मैं आ चुका हूं और मुझे जितने भी लोगों का क्लेम है वो सारे सिंडिकेटर्स को इन्फॉर्मेशन जाती है, सिंडिकेटर्स विल सबमिट देयर क्लेम, फिर सारे क्लेम्स को वो चेक करता है, जिन का क्लेम पास होता है उनका एक बनती है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, और फिर उसके जिस दिन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बन जाती है विद इन 7 डेज उसका एक मीटिंग होता है। पर आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा, ये 30 दिन के अंदर 3-4 काम होते हैं। 30 दिन के अंदर होता क्या है, जैसे आईआरपी आता है 3 दिन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन देकर मैं आ चुका हूं, फिर बाद में क्रेडिटर से क्लेम मंगवाएगा, क्रेडिटर से क्लेम वेरीफाई करेगा और उनकी कमिटी की स्थापना हुई। ये सारे काम आईआरपी को 30 दिनों के अंदर करना होते हैं। पर दोस्तों जिस दिन मीटिंग होती है, मीटिंग में 2 फैसले होंगे, एक तो इसी इंसॉल्वेंसी आईआरपी को आईपी बना देंगे या फिर किसी और दूसरे आईपी को बनाएंगे। तो हो सकता है यही बंदा अच्छा होगा तो हम इसी आईआरपी को आईपी बना देंगे। अगर इनको लगता है ये बंदा अच्छा नहीं तो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? एनसीएलटी को बोलेंगे, एनसीएलटी बोर्ड को बोलेगा, बोर्ड 10 दिन के अंदर किसी और बंदे का अपॉइंटमेंट करेगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, कम ऑन एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आप जवाब देंगे जैसे ही आईपी अपॉइंट होता है, आईपी इज गोइंग टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन, को बोलते हैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी सेंट टू द एप्लीकेंट। अगर एसबीआई ने सेंड किया होता है एसबीआई को सारी इंफॉर्मेशन, यानी एसबीआई इज गोइंग टू मेक एन एप्लीकेशन, एसबीआई बनाएगा एप्लीकेशन, दिस प्लान विल बी यूज्ड एंड दिस प्लान विल बी रिव्यूड बाय कौन करेगा रिव्यू? ये करेगा आईपी रिव्यू, और आईपी को लगता है ये सब सारी चीजें अच्छी तो आईपी इसको भेजेगा एनसीएलटी नहीं सीओसी के पास में, और सीओसी को भी लगता है ये जो बनाया हुआ प्लान है। सी अगर कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि आईपी खुद प्लान बनाता है, आईपी खुद प्लान नहीं बनाता, वो जिसने एप्लीकेशन किया होता है वो प्लान बनाता है। उस प्लान को कौन चेक करता है? आईपी चेक करता है। आईपी के चेक करने में सीओसी चेक करता है। सीओसी की जब मीटिंग होगी तो जिस बंदे ने एप्लीकेशन किया वो वोटिंग नहीं कर सकता। और दोस्तों सोचो सीओसी के अंदर भी 75% जिनका जो 70% ऑन द बेस ऑफ लोन वैल्यू, 70% ऑन द बेस ऑफ लोन वैल्यू अगर उसकी सैंक्शन हो जाती है तो ये प्लान सैंक्शन होकर एनसीएलटी पे जाएगा, और एनसीएलटी को लगता है ये सब कुछ सही है तो इस बात में वो कंपनी आने वाले कई सालों तक उस हिसाब से चलेगी जैसे प्लान में लिखा हुआ है। ये दिस एंटायर ऑपरेशन शैल बी डन इन व्हाट? विद इन 180 डेज। अगर 180 दिन में खत्म नहीं होता तो अगर 75% लोगों ने अगर हाँ बोला होगा तो दिस प्लान कैन बी एक्सटेंडेड बाय फर्दर 90 डेज मोर, मतलब 100 प्लस 90 डेज। इन पीरियड को बोलते हैं सीआईआरपी, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस हैज टू बी डन इन व्हाट? 180 डेज एंड फर्दर एक्सटेंशन शैल बी गिवन बाय 90 more days, राइट एवरीबॉडी? सो आपसे अगला सवाल ये भी रहा, आपको जवाब देना है मुझे। दोस्तों अगर मान लीजिए ऐसा कब होगा कि कंपनी का लिक्विडेशन चालू होगा? कंपनी का लिक्विडेशन होने के 4 तरीके। एक, अगर मान लो 180 दिन में प्लान सबमिट किया। दूसरी बात, 180 दिन होने से पहले ही कंपनी के सीईओ ने बोल दिया कि एक प्लान होने वाला नहीं है। तीसरी बात, प्लान अप्लाई किया था पर अगर मान लीजिए उन्होंने एनसीएलटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। और चौथी बात, प्लान एक्सेप्ट भी किया था पर कंपनी ने वैसे काम नहीं किया जैसे प्लान में हुआ था। उस केस में कंपनी का सेक्शन नंबर 33 से 54 हो जाएगा। इसका मतलब 1 से लेकर 32 होना ही चाहिए, पर 33 से 54 होना नहीं होना डिपेंड करता है कि कंपनी ने क्या सिनेरियो क्रिएट किया है। दोस्तों अभी इसी पूरे चैप्टर को इस तरह से रिवाइज करने का हम लोग क्या करेंगे? डिटेल में रिवीजन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? ऑल द पीपीटीज। आई होप आपको जितनी भी बातें ये पूरा जो आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है इट गोज फ्रॉम सेक्शन नंबर 1 टिल सेक्शन नंबर 32। दोस्तों अगले 10 से 15 मिनट में वी हैव टू फिनिश दिस चैप्टर एंड देन वी हैव टू स्टार्ट विद द ICAI के पेपर्स। ओके सो गाइस चेक इट आउट। हियर आपके साथ में अब
So this lecture, revision lecture, is applicable for what? All those appearing for May 2019. So guys, keep watching and stay tuned. और अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, उसको पैसे नहीं लगते। दोस्तों ये रहा आपके सामने। पहले तो कौन से लोग अप्लाई करेंगे, बोलो जल्दी से। सेक्शन नंबर कहाँ पे हम लोग? सेक्शन नंबर। अब बताएंगे दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस स्लाइड से। आपको शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर में चार्ट्स की जरूरत नहीं है बिकॉज पीपीटी इतनी इसकी ऑसम है। आप बताएंगे दोस्तों, आईबीबीआई नाम का एक बोर्ड होता है, उसके अंदर 3 बच्चे होते हैं, एक आईपी होता है, एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल, और वोट होती है एक इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी। आप बताएंगे आईपीए इंडिया में कौन कौन है? एक तो आईसीएसआई है, एक तो आईसीए और आईसीडब्ल्यू है। ये तीनों वो लोग हैं आईबीबीआई की स्टडीज के हिसाब से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं। आप जैसे मेरे जैसे लोग यहाँ पे जाके एग्जामिनेशन देते हैं, और अगर हम एग्जामिनेशन पास हो जाते हैं तो हम लोग बन जाते हैं आईपी। मतलब जो बंदा आईपी बन रहा है वो सीए, सीडब्ल्यू या कोई बंदा जिसने वो एग्जामिनेशन पास की, जिसके कोर्स को किसने डिसाइड किया? आईबीबीआई ने किया। बताएंगे इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी क्या होता है? इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी वो जगह होती है जैसे कि विजय माल्या जैसे लोगों ने आज तक कौन सी बैंक से कितने पैसे निकाले, अगर किसी को पूछ लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आईयू में होती है। मतलब आज के बाद में कोई भी लेंडर को अगर किसी देखना कि किसने कितने पैसे लिए हुआ है, एवरीथिंग विल बी नोटेड हियर इन व्हाट इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी। उसके अंदर होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, आप सभी जानते हो। अगर हम लोग कॉर्पोरेट के खिलाफ लड़ेंगे तो उस केस में अथॉरिटी हो जाएगी एनसीएलटी। और अगर हम लोग किसी ऐसे बंदे के खिलाफ लड़ रहे हैं, इंडिविजुअल, मतलब कोई भी बैंक को अगर इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ जाना है तो उनके लिए एए हो जाएगा डीआरटी। अगला प्रश्न आप सभी से रहा। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं ये लेक्चर जितने भी लोग देख रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी इस चैप्टर को पहले पढ़ा है। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो तो हो सकता है आपको 2-3 बार पढ़ने की जरूरत पड़े, पर अगर आपने चैप्टर ऑलरेडी किया तो आपको बहुत मजा आएगा, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि आपने ऑलरेडी किया हुआ है। आप बताएंगे दोस्तों कितने लाख रुपए नहीं देने पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? 1 लाख रुपए, बट गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड दिस वैल्यू अप टू व्हाट 1 करोड़। अगला सवाल ये आपके सामने दोस्तों, कितने लोग अप्लाई करते हैं? अप्लाई करने वाले 3 लोग, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड व्हाट? कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर मतलब कि जिसने पैसे डुबाए हैं वो खुद ही बोलता है मुझे मार डालो बिकॉज मैं उसके लायक ही नहीं हूं। दोस्तों आप बताएंगे यहाँ पे एप्लीकेशन कौन देगा? अब की बार हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल क्रेडिटर को अगर अप्लाई करो, किसको अप्लाई करेगा? एनसीएलटी को अप्लाई करेगा। एनसीएलटी क्या बोलेगा? विद इन 14 डेज, हाँ या नहीं बोलेगा। और अगर ना बोला तो इज गेटिंग 7 डेज मोर, ताकि वो अपनी गलती को सुधारे। बोलो हम लोग किसकी बात करें? फाइनेंशियल क्रेडिटर की बात करें। पर फाइनेंशियल क्रेडिटर को क्या अप्लाई करना है? एप्लीकेशन भी देना है और रिकॉर्ड ऑफ द डिफॉल्ट सब कुछ देना है। कौन से बंदे ने डिफॉल्ट किया, क्या किया, ऑल द इन्फॉर्मेशन शैल बी सबमिट टू एनसीएलटी। और एनसीएलटी हाँ ना कितने दिन मिलेगा? 14 डेज में। और अगर वो रिजेक्ट हुआ तो 7 दिन का परमिशन मिलता है। 7 दिन के अंदर क्या बोलेंगे बताओ? करेक्शन करने के लिए। अगला सवाल यार आपके सामने दोस्तों, अगर बात करेंगे तो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, ऑपरेशनल क्रेडिटर की बात करें। बताओ ऑपरेशनल क्रेडिटर में क्या होता है? ये देखो फाइनेंशियल क्रेडिटर डायरेक्टली एनसीएलटी के पास जा सकता है, पर ऑपरेशनल क्रेडिटर डायरेक्टली एनसीएलटी के पास में नहीं जा सकता। उसको पहले तो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एसबीआई ने वीडियोकॉन से पैसे लेना है, और नहीं एसबीआई ने, मान लो कोई ऐसा बंदा है जो रॉ मटेरियल सप्लायर, जिसने वीडियोकॉन को रॉ मटेरियल सप्लाई किया था, तो पहले वीडियोकॉन को एक नोटिस भेजेगा प्यार से सारे डिटेल्स के साथ में कि भाई तू लोन के मेरे रॉ मटेरियल के पैसे देगा या नहीं देगा। अगर उसने लोन के पैसे, देखो वीडियोकॉन के खिलाफ किसी भी रॉ मटेरियल सप्लाई को जाना है तो डायरेक्टली एनसीएलटी के पास नहीं जा सकता। उसको पहले वीडियोकॉन में नोटिस देके पहले अपने गुनाह को बताना पड़ेगा, भाई तूने ये रॉ मटेरियल मुझसे लिया है, तू उसके पैसे देने वाला भी है कि नहीं देने वाला। अगर रिप्लाई दे दिया कितने दिनों के अंदर? 10 दिन के अंदर। उससे क्या है बताओ? 10 दिन के अंदर उसने एक बात करना चाहिए, एक तो उसने पैसे देना चाहिए, है ना, या फिर उसने प्रूव करना चाहिए कि कोई डिस्प्यूट है। अगर वो बोल रहा डिस्प्यूट भी नहीं है, मुझे गुड्स में कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, वो पैसे देने का भी नाम ले रहा, तो अब की बार यू आर हैविंग एन ऑप्शन टू गो टू व्हाट? एनसीएलटी। मतलब एनसीएलटी पे जाने के पहले ऑपरेशनल क्रेडिटर को एक बार उस इंसान को पहले इन्फॉर्म करना जरूरी है, पर फाइनेंशियल क्रेडिटर को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं होती। अगला सवाल बताएंगे दोस्तों, यही क्वेश्चन सेक्शन नंबर 9 में हम लोग ने कुछ नहीं किया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, उसी सेक्शन को एक्सटेंड किया हुआ है। बताओ क्या करना पड़ेगा? अगर मान लीजिए ना उसने ये प्रूव किया कि कोई डिस्प्यूट है, ना कि उसने ये प्रूव किया कि उसने कोई रीपेमेंट किया, उसके बाद में जो बंदा ऑपरेशनल क्रेडिट होता है ना, वो कहां जाएगा? वो जाएगा एनसीएलटी के पास में। एनसीएलटी 14 दिन के अंदर हाँ ना बोलेगा। अगर ना बोला तो 7 दिन का और परमिशन मिलेगा, ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को करेगा। कभी कभी होता है कि कभी ऑपरेशनल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर जो होते हैं उन्होंने सही डॉक्यूमेंट से सबमिट किया, दे आर गेटिंग व्हाट 7 days more to collect more such documents. Okay guys, section number 10, since it is a revision lecture, I hope you can understand, you can match my speed, because मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने रिविजन लेक्चर्स मतलब ऑलरेडी पढ़ाई की हुई है। दोस्तों एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही कम वक्त बचा है। सेक्शन नंबर 10 की बात करेंगे। इनिशिएटिव ऑफ व्हाट? सीआरपी। बताएंगे क्या लिखा है, ये किसकी बात करेंगे? ये बंदा खुद ही बोल रहा है मुझे मार डालो। अब की बात वो एप्लीकेशन करेगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट सारे सबमिट करेगा। एक के पास में 14 डेज का वक्त है उसका, हाँ है, मतलब ये बिल्कुल फाइनेंशियल क्रेडिटर की तरह है, इसमें कोई भी झमेला नहीं। वो खुद ही बोल रहा है मुझे मार डालो। ही सपोज टू सबमिट ऑल द डिजायर्ड डॉक्यूमेंट्स। उसने रिजोल्यूशन भी, देखो रिजोल्यूशन भी भेजना चाहिए, साथ में किस्मत का रिजोल्यूशन की कौन सा आईआरपी मुझे अपॉइंट करना वो भी भेजना चाहिए, बुक्स भी भेजना चाहिए। ए के पास जाएगा, मतलब एनसीएलटी के पास जाएगा। एनसीएलटी 14 दिन के अंदर उसको हाँ या ना बोलेगा, और अगर ना बोला तो 7 दिन के अंदर और उसको कुछ डॉक्यूमेंट लाना तो ला सकता है। कौन? कॉर्पोरेट डेटर। अब बताओ कौन से लोग
So guys, we have to move till section number 54. हम लोग सेक्शन नंबर 11 पे, पर आप सभी के लिए खुशखबर है, सेक्शन नंबर 42 से लेके 52 तक के सेक्शन हमारे सिलेबस में है नहीं। तो बताइए कौन से लोग होते हैं जो इस केस में एनसीएलटी को अप्लाई नहीं कर सकते? एक जिसकी ऑलरेडी सीआरपी चल रही है, एक जिसका सीआरपी ऑलरेडी रिजेक्ट हुआ है, इसका एक जिसका सीआरपी अलाउड हुआ था पर वो प्लान के हिसाब से हुआ ही नहीं। और दोस्तों जिसके सीआरपी को खत्म हुए, मतलब सीआरपी को चालू हुए 12 महीने तक अब तक खत्म नहीं हुए, ऐसे केसेस में बताओ बच्चों, ये पर्सन इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन। सेक्शन नंबर 12 की बात करेंगे, बताएंगे दोस्तों 180 दिन का यहाँ पे मोहलत है। सीआरपी मतलब ये पूरा प्लान जो है, इट हैज टू बी ओवर इन व्हाट, only and only 180 days, but further extension can be given again by what, 90 days more। अगला सवाल आप सभी से देखना, यहाँ पे 90 डेज का एक्सटेंशन दिख रहा होगा, बट टू गेट द 90 डेज का एक्सटेंशन मोर यू हैव टू पास द रिजोल्यूशन व्हाट सीओसी में 75% लोगों ने, अगर वैल्यू के 75% लोगों ने अगर हाँ कह दिया तो ये एनसीएलटी 90 डेज को बढ़ा सकता है। पर यहाँ पे सबसे बड़ा खुलासा, एक्सटेंशन सिर्फ एक ही बार हो सकता है। अगला सवाल सेक्शन नंबर 13 से बताएंगे, ये क्या लिखा है यहाँ पे, बोलो जल्दी। ए आफ्टर एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय ऑर्डर क्या करेगा, मोरेटोरियम डिक्लेयर करेगा, यहाँ पे अपॉइंट करेगा आईआरपी को और पब्लिक अनाउंसमेंट। तो 3 बातें हो गई, एक बार एक्सेप्ट हुआ तो उसके बाद में आईआरपी अपॉइंट होगा, उसके बाद में वैसे तो आईआरपी 14 दिन के अंदर अपॉइंट होता है और फिर बाद में पब्लिक अनाउंसमेंट आईआरपी कर देता है और मोरेटोरियम चालू होगा। एक बार सीआरपी चालू हो गया ना, सीआरपी चालू हो गया ना तो फिर मोरेटोरियम चालू हो गया। मोरेटोरियम क्या कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें बता देंगे, आप बताएंगे मोरेटोरियम होता मतलब क्या है। एक बार मोरेटोरियम हुआ मतलब कुछ चीजें हमारी कंपनी में हो नहीं सकती। एक, कोई भी हमारी कंपनी के खिलाफ नया केस नहीं कर सकता। दूसरी बात, हमारे जो लेसर है वो हमें परेशान नहीं करते, हमने जिन जिन के पास में गिरवी रखा है वो उसको एनफोर्समेंट नहीं कर सकते और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी सिंडिकेटर को ट्रांसफर या कुछ भी एलिनेट या डिस्पोज नहीं हो सकता। तो बताएंगे चार कौन से काम नहीं हो सकते। नंबर 1 गाइस, एक बार वो चालू हो गया ना, क्या उससे मोरेटोरियम, तो हमारे ऊपर कोई केस नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो हमारे ऊपर जो किसी लेसर ने प्रॉपर्टी दी होगी वो प्रॉपर्टी वो हमसे ले नहीं सकता। हमने जितनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी है वो कोई एनफोर्स नहीं कर सकता। दूसरी बात, हमारी कोई प्रॉपर्टी सिंडिकेटर ट्रांसफर नहीं कर सकता, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। और सीज टू हैव सेम इफेक्ट लिखे, ये सारी बातें के लिए। अगला प्रश्न आपसे सेक्शन नंबर 15 से ये रहा, बताएंगे दोस्तों पब्लिक अनाउंसमेंट क्या होता है। एक बार वो आईआरपी आता है, विद इन 3 डेज बोलता है, क्या बोलेगा कि मैं आ चुका हूं और सभी लोग अपने अपने क्या करो, तो वो अपना एड्रेस देगा, उसका सब कुछ देगा कि मेरा क्या एड्रेस है, मैं कौन से कंपनी का आईआरपी, वो सारी चीजें बताएगा। और लास्ट डेट ऑफ जो सबमिशन है क्लेम करने का वो सब कुछ देगा और सभी लोग इस न्यूज को देखने के बाद में अपने अपने क्लेम को सबमिट करेंगे। आप सभी लोग यहाँ पे देखेंगे ये क्या लिखा है, बताएंगे दोस्तों। एक बार एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है ना, तो ये हमने ऑलरेडी देखा है 14 दिन के अंदर क्या अपॉइंट होता है, आईआरपी अपॉइंट होता है। और 30 दिन के अंदर करता क्या है वैसे, ये क्या है बताओ, ये क्या है बताओ, ये क्या है बताओ। इसमें 2 बातें हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर को झक मार के आईआरपी का नाम बोलना ही पड़ता है। ऑपरेशनल क्रेडिटर बोल भी सकता है, नहीं भी बोल सकता है। अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर ने अगर बोला होगा तो उसी बंदे को आईआरपी बोल के अपॉइंट करेगा, और ऑपरेशनल क्रेडिटर ने अगर नहीं बोला होगा कि मेरा कौन सा बंदा आईआरपी होना चाहिए, उस केस में एनसीएलटी बोर्ड को अप्लाई करेगा और बोर्ड 10 दिन के अंदर किसी बंदे को आईआरपी बोलकर अपॉइंट करेगा। अगला सवाल यार आपके सामने दोस्तों क्या लिखा है, क्या करता है ये आईआरपी। वंस द आईआरपी की व्हाट टेक्स द पोजीशन टेक्स द चार्ज, उसके बाद में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सारे राइट्स उसको मिलते हैं, वो कंपनी की हिफाजत करेगा। जितना काम जो देखो ना यहाँ पे लिखा है, और बताओ कौन से काम करता है। उसके बाद में आईआरपी का सबसे बड़े काम होता है कि वो अनाउंसमेंट करेगा, बोलेगा कि मुझे क्लेम सबमिट करो, फिर वो क्लेम को वेरीफाई करता है और क्लेम को वेरीफाई करने के बाद सीओसी बनाता है और सीओसी की मीटिंग भी कंडक्ट करवाता है, ये उसका मेन काम है। अगला प्रश्न आपसे सभी से रहा, पावर्स ऑफ व्हाट, आईआरपी। आपको सभी लोगों, अगर वाइल वाचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दैट, कि अगर आपको लगता है कि ऐसे वीडियोस और भी कॉर्पोरेट लॉ पे बनना चाहिए, सीक्रेट लॉ पे बनना चाहिए, प्लीज राइट योर कमेंट, ताकि मुझे भी समझे कि कितना आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है। पावर्स ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल गाइस, बताएंगे ये बंदा आके करता क्या, ये बंदा वो कर दे, कोई मैनेजमेंट अफेयर्स, वो सारा मैनेजमेंट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करे थे वो सब करेगा। अगर जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पावर है वो एक्सरसाइज करता है, और जो भी मैनेजर होते हैं ना वहाँ के, वो मैनेजर उसको रिपोर्ट करेंगे, मतलब वो वहाँ का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी ऊपर के पोजीशन का, तो ऑल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म टू हिम, और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि यहाँ के जितने भी एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनको अब बैंक अकाउंट एक्सेस करने ना दे, बिकॉज कंपनी का मैं बादशाह बन चुका हूं। दोस्तों सेक्शन नंबर 21 की बात करिए, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की बताएंगे दोस्तों। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के बारे में कुछ आप जवाब देना चाहेंगे? यस, जैसे ही वो आता है जिसके क्लेम सैंक्शन होते हैं, उस जो क्लेम सैंक्शन हो जाते हैं उनकी क्या बन जाती है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, समझ गए होंगे। और 7 दिनों के अंदर उन लोग, जैसे एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर बन जाती है जिन लोग की क्लेम सैंक्शन हो जाते हैं, 7 दिनों के अंदर उनकी क्या बन जाती है, 7 दिन के अंदर मीटिंग हो जाती है। और मीटिंग के अंदर होता क्या है वो सारी बातें पढ़ेंगे हम लोग। मीटिंग के अंदर होता क्या है, ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर बन जाती है।
अब बताएंगे दोस्तों कमिटी ऑफ क्रेडिटर में आगे क्या बोलना है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर में क्या होता है कि मेंबर, ये कौन से लोगों को नोटिस जाती है? नोटिस तो सबको ही जाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी जाएगी, सन्ड्री क्रेडिटर्स को भी जाएगी, पर मीटिंग को अटेंड करने के बाद में वोट कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर बोल कर सकता है। बाकी कंपनी के जो एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, कंपनी के ऑपरेशन क्रेडिटर थे, इनको भले ही नोटिस मिलती है, नोटिस मिलने वो अटेंड जरूर कर सकते हैं, पर उनको वोटिंग करने का राइट नहीं होता है। और ये आपसे मेरा एक सवाल ये भी था, बताएंगे दोस्तों ये मीटिंग कैसे अटेंड कर सकते हैं? ये इन पर्सन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड भी कर सकते हैं। आप सभी ये देख लिया, ये मैंने आपको इन्फॉर्म भी कर दिया क्या बोला था मैंने। अच्छा, जब भी मीटिंग होती है कितने परसेंटेज लोगों ने हाँ बोलना चाहिए? 75% जिसका वैल्यू होता है। अपॉइंटमेंट, ये तो हमने बोला ना, फर्स्ट मीटिंग में क्या होता है बताओ जल्दी से। एक पहली बात तो रेजोल्यूशन पास करते ही कमिटी ऑफ क्रेडिटर ये डिसाइड करेगा कि इसी आईआरपी को आरपी बनाना है। अगर 75% लोगों ने हाँ कह दिया तो इसी आईआरपी को आरपी बना लेगा, अगर उसका व्यवहार अच्छा होगा तो। इफ दैट पर्सन इज नॉट दैट एलिजिबल तो दे मे अप्लाई टू व्हाट? एनसीएलटी विल आस्क टू व्हाट? आस्क बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नहीं बोर्ड, एंड बोर्ड विल अपॉइंट विद इन 10 डेज किसी और बंदे को आरपी बोल के अपॉइंट कर सकता है। पहले वो आईआरपी था, इसका नाम था इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, अब बन जाएगा वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। दोस्तों फंक्शन ऑफ रिजोल्यूशन बताओ। फंक्शन ऑफ आरपी वही काम करता है जो काम पहले आईआरपी के थे, इसके भी काम हुए। कंपनी का वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाएगा, कंपनी का वो मैनेजर बन जाएगा, कंपनी का इंचार्ज बनेगा, कंपनी के बिहाफ में वो सारे काम करेगा। तो ये लिखा है कंपनी का वो मैनेजमेंट टेक ओवर करता है। यहाँ पे कंपनी का क्या बोलता है, वो सारे जो भी आईआरपी होते हैं उन सबसे वो इन्फॉर्मेशन लेता है, उसके पास में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सारे पावर्स आ जाती है और कंपनी का सारा एंटायर ऑपरेशन वही मैनेज करता है। अगला सवाल, ये क्या लिखा? रिप्लेसमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बाय कमिटी, क्या बोल रहा है ये? नहीं, अगर ऑलरेडी आरपी आपने अपॉइंट किया था, आरपी का व्यवहार अगर देखो, पहले आईआरपी को बदला आपने आरपी लाया, पर वो आरपी भी अच्छा नहीं लगता, तो इसी बात में सीओसी 75% वापस से वोटिंग पास करके किसको अप्लाई करके वापस से एनसीएलटी को बोलेंगे, और एनसीएलटी किसी और एनसीएलटी अप्लाई करेगा किसी बोर्ड ऑफ बोर्ड आईबीबीआई को करेगा, और बोर्ड 10 दिनों के अंदर वापस से नए आरपी को लाएगा। ये कब की बात है? ये आईआरपी की बात नहीं कर। जो बंदा आरपी ऑलरेडी अपॉइंट हुआ था, अगर वो सही काम नहीं कर रहा है तो हम सीओसी किसको अप्लाई करके? एनसीएलटी, और एनसीएलटी किसको बोलेगा? बोर्ड को, और बोर्ड कितने दिनों में लाएगा? 10 दिन के अंदर किसी और बंदे को लाएगा। अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, क्या लिखा है ये? क्या लिखा है मालूम है? ये काम करने के लिए आरपी की औकात नहीं। अगर आरपी इनमें से कोई भी काम कर रहा है ना, ये देखो ये सारे काम, अगर उसको इंटरिम फाइनेंस अगर रेज करना है, कुछ अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखना है, डेट इक्विटी में कुछ चेंजेस करना है, ओनरशिप इंटरेस्ट में चेंज करना है, उसको अगर मान लो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करना है, उसको एमओए एओए में चेंज करना है, अगर उसकी अपनी अथॉरिटी किसी और को डेलीगेट करना है, उसको कुछ शेयर्स को डिस्पोज करना है, मैनेजमेंट में चेंज करना है, या कुछ राइट्स ऑफ फाइनेंशियल डेट्स को चेंज करना है, या किसी को ट्रांसफर करना है, ऐसे काम करने के लिए बोलो क्या करना पड़ेगा? ये सब काम कौन नहीं कर सकता है? ये सब काम कौन नहीं कर सकता है? ये सब काम आरपी नहीं कर सकता अनलेस इट टेक्स द परमिशन ऑफ सीओसी। करेगा तो अवॉइड हो जाएगा वो। अगला सवाल, प्रिपरेशन ऑफ, बताएंगे हु मेक्स द इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। जो बंदा आरपी बोल के अपॉइंट होता है, दैट पर्सन विल टेक द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन कि कंपनी का क्या शेयर है, कितना मार्केट शेयर है, कंपनी की लायबिलिटी कितनी, कंपनी के एसेट्स कितने, बिकॉज कंपनी को हमें वापस चलाना है, तो दिस कंपनी कैन नॉट रन अनलेस यू आर हैविंग व्हाट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। इसलिए प्लान बनाने से पहले इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम कौन बनाता है? आरपी बनाता है, एंड दिस आरपी विल सेंड दिस इन्फॉर्मेशन टू किसको? एप्लीकेंट, एंड एप्लीकेंट देन कैन मेक व्हाट द प्लान। अगला सवाल, रिजोल्यूशन प्लान। आप सभी से सवाल, रिजोल्यूशन प्लान कौन बनाएगा? रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनाएगा रिजोल्यूशन प्लान, देन प्लान विल बी गिवन टू किसको? आरपी, ना आरपी विल अप्रूव द प्लान। आरपी को अगर अच्छा लगता है तो वो प्लान सबमिट किया जाएगा सीओसी को। सीओसी के 75% लोगों ने अगर हाँ कह दिया, बोलो जल्दी से क्या होगा? सीओसी के 75% लोगों ने अगर हाँ बोल दिया तो फिर वो प्लान जाएगा एनसीएलटी के पास में। फिर अगर एनसीएलटी ने हाँ बोल दिया तो आने वाले कुछ सालों में कंपनी इसी प्लान के मुताबिक काम करती है। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि जिस दिन प्लान एक्सेप्ट होता है तो उसी दिन कंपनी के सारे सन्ड्री क्रेडिटर्स के पैसे रिकवर हो जाता है। ऐसा नहीं, ये तो प्लान बनाए, वो प्लान के हिसाब से कंपनी कई साल तो काम करेगी, तब जाके सन्ड्री क्रेडिटर के पैसे वसूल हो पाएंगे। अगला सवाल, जब ये मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर कौन वोट करेगा? जो बंदा एसबीआई ने अगर प्लान बनाया होगा, तो जब सीओसी की मीटिंग होगी तो एसबीआई विल नॉट बी एबल टू वोट। हो गया। अब दोस्तों अगर मान लीजिए 32 सेक्शन तक हम लोग ये देख लिया, अब बच्चों मारने का प्लान चालू हो जाएगा। अभी तक अगर मान लो 32 सेक्शन तक अगर ऐसा महसूस हुआ कि अगर जो प्लान बनाया था वो प्लान अगर एनसीएलटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, दूसरी बात एनसीएलटी ने एक्सेप्ट किया था पर उन्होंने कंपनी ने वैसे काम नहीं किया, तीसरी बात अगर 180 डेज में कंपनी ने प्लान को सबमिट नहीं किया, तो चौथी बात अगर क्रेडिटर्स ने ही 180 डेज पहले जाके अगर एनसीएलटी को बोल दिया होगा कि नहीं ये कंपनी बेकार है, कंपनी का कुछ भी रिकवरी प्लान बन नहीं सकता, उस केस में कंपनी का लिक्विडेशन चालू। ये सारी 4 बातें आपको मैंने बता दी। अगला प्रश्न आपसे ये रहा, ये क्या है बताओ? अब बंदा जो आरपी था उसी बंदे को लिक्विडेटर बोल के बुलवा सकते हैं, ऐसा नहीं। देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो बंदा आरपी है वही क्या बन जाएगा? लिक्विडेटर बन जाएगा। जरूरी नहीं कि बन जाए, कभी कभी उनको लगता है कि ये आरपी जो है ना लिक्विडेटर बनने लायक नहीं है, तो क्या करेंगे? दे विल अप्लाई किसको?
वो वापस एनसीएलटी को बोलेंगे, एनसीएलटी बोलेगा बोर्ड को, और किसी और बंदे को लिक्विडेटर बोल के अपॉइंट। अब बताओ बच्चों, लिक्विडेट होगा मतलब क्या होगा? कंपनी के सारे असेट्स को बेचा जाएगा और जितनी भी लाइबिलिटी है वो सब चुकाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब कंपनी को तारने का कोई संभावना नहीं होती, अब एक ही काम बचा है, कंपनी को मार देंगे। और मारने के बाद क्या होगा? मारने के बाद में जितने भी पैसे आएंगे उतने, जितने भी सिंडिकेटर्स और बैंक होंगे उनमें पैसे बटेंगे। मतलब इट इज एज गुड एज व्हाट? वाइंडिंग अप। अगला सवाल ये आपके सामने दोस्तों, क्या लिखा है? ये भी मैंने बोल दिया आपको। हाँ बताओ, ये सब क्या चल रहा है? कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? बताओ, ये जो बंदा आ रहा है ना, ये क्या बोल रहा है? ये जो बंदा है ना, ये लिक्विडेटर, वो लिक्विडेटर क्या बोलेगा? अभी डायरेक्टर्स लोग सारे ऐसे छुट्टी मारो, जितने भी डायरेक्टर, जितने भी ऑफिसर होंगे, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो बंदा लिक्विडेट करने आया है, देखो ये बंदा आरपी नहीं, अब लिक्विडेट मतलब ये सारे एसेट्स को बेचने आए, तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो किसने असिस्टेंस करना चाहिए? इन जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स है उन्होंने उसको असिस्टेंस करना चाहिए। और इसकी सारी फीस जो होंगी ना, वो लिक्विडेटर को फीस उसकी सबसे पहले प्रायोरिटी में मिलेगी वाइंडिंग अप के। समझ में आ रहा है? बोलो क्या लिखा है? ये ऑर्डर टू रिप्लेस द रिसोर्स, ये सब हो गया हमारा। नेक्स्ट, आपसे सभी से वाला पता है लिक्विडेशन एस्टेट के बारे में कुछ तो बात करो। क्या होता है? जब लिक्विडेटर आएगा वो प्रॉपर्टी कुछ बेचेगा और कुछ प्रॉपर्टी वो बेच नहीं पाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कौन सी प्रॉपर्टी वो बेच सकता है और कौन सी प्रॉपर्टी वो नहीं। जैसे कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी है, या कुछ लीन पे रखा होगा किसी ने, वहाँ पे मॉर्गेज पे रखा होगा, वो सब प्रॉपर्टी को कौन नहीं बेच पाएगा? वो सब प्रॉपर्टी को लिक्विडेटर बेच नहीं पाएगा। पर लिक्विडेटर कौन सी प्रॉपर्टी बेच पाएगा? जो कंपनी की अपनी खुद की प्रॉपर्टी, वो सारी वो चीजें बेच पाएगा। अगला सवाल ये आपके सामने दोस्तों, बताएंगे पावर से किसकी एक्सेस है? लिक्विडेटर हैज गॉट ऑल द पावर्स टू एक्सेस द इन्फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के जो भी टैली होगा, वीडियोकॉन के टैली, वीडियोकॉन का ईआरपी होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन देख सकता है। और यहाँ पे क्या लिखा है? दूसरी बात, जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं ना कंपनी के, एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है, जिनको वीडियोकॉन को पैसे लेना है, तो वो सारे लोग क्या करेंगे? इस लिक्विडेटर को बोलेंगे, भाई तो 2-3 साल से काम ही कर रहा है, तो ये तो बता तूने अब तक काम कितना किया। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिक्विडेटर टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू एसबीआई एंड आईसीआईसीआई बैंक विद इन 7 days। और अगर वो नहीं दे रहा होगा तो उसको इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहा, उस बताना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, पहले भी आईआरपी ने क्लेम मंगवाए थे, अभी भी क्लेम मंगवा रहे, तो सर अब ये सवाल, इसका जवाब ये है कि आईआरपी ने 6-7 महीने 8 महीने पहले क्लेम मंगवाया था। ये फ्रेश वापस से क्लेम मंगवाए जाएंगे, किससे? सारे क्रेडिटर्स को। अब लिक्विडेटर बुलाएगा, हाँ चेंज हो सकता है बिकॉज इंटरेस्ट अमाउंट चेंज हो जाएगी। तो इसलिए अगर मान लीजिए अगर आप फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, तो पहली बात तो आप बता दोगे मेरा आयु से आप इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अगर आयु में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जैसा बोर्ड ने फॉर्मेट दिया होगा उस तरह से फाइनेंशियल क्रेडिटर ने इन्फॉर्मेशन सबमिट करना चाहिए। अगर मान लो ऑपरेशन क्रेडिटर की बात की, तो ऑपरेशन क्रेडिटर क्या करेगा? वो बोर्ड ने जैसा बोला वैसे ही सबमिट करेगा। ये लोग वो है अपने क्लेम सबमिट कर रहे हैं, फ्रेश क्लेम इंक्लूडिंग ऑल द इंटरेस्ट। और अगर मान लो कोई बंदे ने पार्टली फाइनेंस किया होगा, पार्टली ऑपरेशनल होगा, तो ऑपरेशनल वाला वो बोर्ड के हिसाब से देगा, और जो फाइनेंस वाला पार्ट है वो फाइनेंस वाले पार्ट के हिसाब से देगा। तो फाइनेंस में ऑलवेज यू आर हैविंग 2 ऑप्शन, इधर यू कैन गिव थ्रू व्हाट आयु, या फिर आप दे सकते हो बोर्ड के हिसाब से। अब बताओ ये वेरीफाई, हु इज गोइंग टू वेरीफाई द क्लेम? इज आर लिक्विडेटर आके चेक करेगा कि जितने भी क्रेडिटर्स ने क्लेम मांगे हैं वो सारे क्लेम सही है क्या नहीं है, तो चेक करेगा। अब उसके बाद में क्या होगा? एक तो ये एक्सेप्ट भी करेगा, रिजेक्ट भी करेगा। बस जब बंदा रिजेक्ट करता है ना, उसको बड़ा दुख होता है, और वो किसी जगह पे, ये क्या होता है? अब देखो, क्रेडिटर्स ने कुछ भी बोला होगा कि मुझे इतना क्लेम चाहिए, उतना क्लेम, हो सकता है लिक्विडेटर उसको एक्सेप्ट करे या ना भी करे। अगला सवाल 41 में, जब भी ये कैलकुलेशन करता है ना, मान लो किसने बोला 25% इंटरेस्ट होना चाहिए, किसने बोला 18 होना चाहिए, वो जितना भी इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट और कैलकुलेशन उसी हिसाब से होंगे जिस तरह से बोर्ड ने यहाँ पे। तो लिक्विडेटर विल डू ऑल द कैलकुलेशन एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय व्हाट बोर्ड। अब सवाल उठता है, जो बंदे के पास में जिसका क्लेम रिजेक्ट हो गया, दैट पर्सन इज हैविंग व्हाट ऑप्शन टू गो टू व्हाट एनसीएलटी। वो एनसीएलटी के पास जाएगा, कितने दिनों के अंदर? 14 days के अंदर जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूँ? अरे बोलो क्या बोलेगा एनसीएलटी को? ये जो जिस बंदे को तुमने लिक्विडेटर बोल के अपॉइंट किया ना, वो बंदा मेरा क्लेम, वो बहुत ही मुझे, मेरे 8 करोड़ थे, वो 80 लाख भी नहीं दे रहा है। तो इस तरह से कुछ होगा, दैट पर्सन की मैं अपील टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अगला सवाल है, अगर मान लीजिए कि जिस कंपनी का ऑलरेडी वाइंडिंग अप चालू हो गया, जिस कंपनी का ऑलरेडी वाइंडिंग अप चालू हुआ, उसका देखो यहाँ पे क्या लिखा। अब सिक्योरिटी इंटरेस्ट मतलब जिस बंदे का, देखो एसबीआई के पास में वीडियोकॉन ने कुछ असेट गिरवी रखे थे। अब वीडियोकॉन का क्या चालू हो गया? वाइंडिंग अप चालू हो गया। उस केस में अगर वो सेल कर रहा होगा, कौन? एसबीआई अगर वीडियोकॉन की प्रॉपर्टी सेल कर रहा होगा तो किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? लिक्विडेटर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लिक्विडेटर चेक करेगा, और लिक्विडेटर क्या करेगा फिर? अब देखो, लिक्विडेटर इन्फॉर्म करेगा, और फिर क्या होगा? अगर ये प्रॉपर्टी बेचे गई, और मान लो वीडियोकॉन से उसको 200 करोड़ लेना थे और एसबीआई को मिल गए 400 करोड़, तो 200 करोड़ जो एक्सेस मिले हैं ना, वो वीडियोकॉन कंपनी को वापस मत देना, वो लिक्विडेटर को वापस करना। पर ऐसा होगा कि 200 करोड़ लेना थे और प्रॉपर्टी बिक गई 150 करोड़ में, तो जो 50 करोड़ लेना है वो लिक्विडेटर को इन्फॉर्म करेगा, हे भाई मेरे 200 करोड़ लेना था, बट आई कुड रिकवर ओनली 150, गिव मी 50 करोड़ बैक। ये सारी बातें यहाँ पे लिखे। समझ में आ रहा है? गाइस कम ऑन टेल मी। पर अगर मान लो इस बंदे को सेल करना है, और सेल करने जब गया तो वीडियोकॉन ने उसको रोक दिया, तो वीडियोकॉन ने अगर रोक दिया तो हम लोग देखो
प्रॉपर्टी किसी के पास गिरवी में है? एसबीआई के पास में। एसबीआई को बेचना है क्या? हाँ बेचना है। पर वो जब बेचने गया तो वीडियोकॉन के गुंडों ने उसको रोक दिया। अब वो उसका दिमाग खराब हो गया, तो एसबीआई किसको अपील करेगा? एसबीआई अपील करेगा यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर देकर बोलेगा वीडियोकॉन तो ऐसा नहीं कर सकता है, इसको प्रॉपर्टी बेचनी थी बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी। इस तरह से आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये हमारी ऑर्डर है। सबसे पहले वर्कमैन ड्यूज एंड सिक्योरिटी क्रेडिटर, फिर बाद में एम्प्लॉयज का ड्यूज आता है, फिर फाइनेंशियल डेट आता है, फिर बाद में एसजीसी आता है, फिर बाद में रिमेनिंग डेट्स आते हैं, फिर प्रेफरेंशियल आता है, फिर इक्विटी आता है। अब फिर से एक बार बोल के बताएंगे आप नंबर 1 पे कौन? देखो बच्चों, कभी भी कंपनी की लायबिलिटी 2000 करोड़ की है और असेट अगर 1000 करोड़ के होंगे तो बताओ कौन सी सीक्वेंस में बैठे जाएंगे? वर्कमैन ड्यूज और सन्ड्री क्रेडिटर्स पहले जाएंगे, सिक्योर क्रेडिटर्स जाएंगे। नंबर 2 पे कौन जाएंगे? एम्प्लॉय ड्यू जो 12 मंथ्स के है, उसके बाद में फाइनेंशियल डेट जाएंगे जो कौन से? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। अनसिक्योर क्रेडिटर को पहले, अनसिक्योर क्रेडिटर को इतनी ऊपर इज्जत नहीं थी। वाइंडिंग अप चैप्टर में अनसिक्योर क्रेडिटर को इतनी ऊपर, पर अनसिक्योर क्रेडिटर को 3rd नंबर पे लाया गया। उसके बाद में जितने भी टैक्सेस के, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज होंगे वो सारी चीजें आएंगी, और जितने भी अनपेड ड्यूज ऑफ सिक्योर क्रेडिटर वो आएंगे। उसके बाद में कौन आएंगे? रिमेनिंग ड्यूज आएंगे, फिर प्रेफरेंस को आएंगे, और फिर लास्ट में जो कुछ बचा होगा तो इक्विटी को वापस दिया जाएगा। वापस से एक बार बोल करता ना, वर्कमैन ड्यूज आएंगे और कौन आएगा? वो तो एक्सपेंसेस काट लेगा। वो तो सबसे बड़ी बात है कि वो अपना पैसा पहले काट लेगा, पहले सबसे पहले लिक्विडेटर, और जो भी आईआरपी का खर्चा है, आरपी खर्चा वो निकाल देगा। नंबर 2 पे क्या करेंगे? नंबर 2 को वर्कमैन ड्यूज सिक्योरिटी। नंबर 3 पे क्या करेंगे? एम्प्लॉय जो 12 महीने से, उसके बाद में क्या करेंगे? अनसिक्योर्ड। फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसके बाद में जो भी बंदा जो सिक्योर क्रेडिटर का जो अनपेड होगा वो भी जाएगा। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में क्या हो जाएगा? जो रिमेनिंग हो गया ना, रिमेनिंग डेट्स हो गए, उसके बाद में प्रेफरेंस को जाएंगे, और उसके बाद में इक्विटी को जाएंगे। ये सारी बातें उसके बाद में। एक बार अगर लिक्विडेटर ने सारे एसेट बेच दिया तो लिक्विडेटर इज गोइंग टू सबमिट किसको? एप्लीकेशन टू लिक्विडेटर इज गोइंग टू सबमिट एप्लीकेशन टू किसको? अपना क्या नाम उसको? नहीं किसको जाएगा? हाँ, एनसीएलटी को जाएगा। फिर एनसीएलटी को बोलेगा कि भाई देखो, आपने मुझे जिस मुद्दे से यहाँ पे भेजा था, मैंने एसेट्स और लायबिलिटी को सब खत्म कर दिया। अब एक काम करो, कंपनी को मुझे बंद करने दो। तो फिर क्या करेगा? लिक्विडेटर एक ऑर्डर इशू करेगा, एंड दिस ऑर्डर विल बी सबमिट टू आरओसी। फिर आरओसी इस कंपनी का नाम उसके रजिस्टर से हटा देगा। इसी के साथ में चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। दिस चैप्टर इज ओवर नाउ, पर वन थिंग इज रिमेनिंग, वो है आपकी फास्ट ट्रैक के बारे में आपने बात नहीं की अब तक। मुझे फास्ट ट्रैक के बारे में कुछ बोलना है। क्या आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो। फास्ट ट्रैक होता है ना, फास्ट ट्रैक। जल्दी से बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एक वॉलंटरी लिक्विडेशन है। अच्छा, जल्दी बताओ पेज नंबर कौन सा है? देखो यहाँ पे लिखा है। अब मैं फास्ट ट्रैक की बात करता हूँ। फास्ट ट्रैक में 90 डेज होता है, और फर्दर एक्सटेंशन किसके लिए होता है? कितना? 45 डेज के लिए होता है। पर ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये 3 कंपनी का नाम याद रखो। एक तो क्या लिखा है? कैन बी मेड बाय एनी कॉर्पोरेट डेटर फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द बिलो मेंशन कैटेगरी। मतलब कोई भी ऐसी कंपनी, मतलब ये फास्ट ट्रैक उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। बोलो कौन से लोग? मतलब वीडियोकॉन खुद ही बोल रहा है मुझे मार डालो, मतलब वो भी ऐसे कॉर्पोरेट डेटर। देखो ना, एन एप्लीकेशन ऑफ दिस कैटेगरी कैन बी मेड बाय एनी व्हाट कॉर्पोरेट डेटर फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द बिलो। मतलब ऐसा कॉर्पोरेट डेटर। कैसा कॉर्पोरेट डेटर बताओ? ऐसा कॉर्पोरेट डेटर। बोलो कैसा कॉर्पोरेट डेटर? ऐसा कॉर्पोरेट डेटर। कैसा? एक, हाँ, जो स्मॉल कंपनी। एक जो स्टार्टअप है। तीसरी बात, जो अनलिस्टेड कंपनी, उसमें भी क्या लिखा है? ऐसी अनलिस्टेड कंपनी जिसका क्या नहीं है? ऐसी अनलिस्टेड कंपनी जिसका प्रीसीडिंग ईयर में नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ से ज्यादा उसका कोई एसेट है। मतलब अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो हम लोग उसको फास्ट ट्रैक बोलते हैं। फास्ट ट्रैक में 180 के बदले आपको 90 मिलते हैं, और फर्दर एक्सटेंशन जो 90 लिखे हैं उसमें 45 मिलते हैं। मतलब यहाँ पे 90 + 45 हो जाएंगे, बिकॉज इस कंपनी को काहे कोई, अगर जब कंपनी का एसेट ही एक टोटल मिला के 1 करोड़ है, जब वो कंपनी स्मॉल कंपनी, जब वो स्टार्टअप कंपनी है, तो क्यों उसको परेशान करने का? इसलिए ऐसे लोगों के लिए फैसिलिटी दी है। अब बात करेंगे वॉलंटरी लिक्विडेशन। वॉलंटरी मतलब वो वीडियोकॉन खुद ही बोल रही है दोस्तों। इसके पीछे बहुत बड़ा घातक हो सकता है कि कोई भी इंसान जो खुद मरना चाहता है ना, वो हो सकता है कि ऐसा तो नहीं वो कोई क्रेडिटर को डिफ्रॉड करने के लिए मर रहा है। इसलिए कभी भी जब कोई इंसान वॉलंटरी जान लेता है, खुद ही बोलता है मुझे मार डालो, तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कहीं वो मर रहा है इसी वजह से तो नहीं, किस वजह से? कि उसको क्रेडिटर्स को धोखा देना है। इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं? वो चेक करते हैं कि क्रेडिटर्स को, और उसने क्या लिखा है? यस नॉट मेड, क्या लिखा? नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट इन व्हाट इनिशिएट, मतलब कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है और कुछ भी किसको डिफॉल्ट करने उसका इरादा नहीं है। उसके बाद में क्या लिखा है यहाँ पे? देखो यहाँ पे लिखा 2 कंडीशन फुल होनी चाहिए। मेड द फुल इंक्वायरी, और उसके डायरेक्टर ने फुल इंक्वायरी की, और डायरेक्टर खुद लिख के देने को तैयार है कि हमने कंपनी का सारा फाइनेंशियल एसेट को चेक किया, फाइनेंशियल रिपोर्ट को चेक किया, हमें लगता नहीं कंपनी के ऊपर कोई भी डेट है, हमने सारे डेट चुका दिए, और डेट अगर होंगे भी तो हमारे कंपनी का इसमें इतने सारे एसेट्स हैं कि हम लोग डेट को
चुका सकते हैं। अब वापस क्या करना पड़ेगा? द डिक्लेरेशन गिवन बाय अबव शैल बी अकम्पनीड बाय, क्या बोल रहा है? फॉलोइंग डॉक्यूमेंट देना चाहिए। कौन से डॉक्यूमेंट? वो फाइनेंशियल रिपोर्ट देना चाहिए पिछले 2 साल के, या फिर कंपनी अगर 1 साल से ले तो वो 1 साल तक वो सारे रिपोर्ट देना चाहिए, और वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स वैल्यूअर से लेना चाहिए। मुझे पता है वॉलंटरी लिक्विडेशन क्यों सबसे बड़ा रिस्क है, बिकॉज वॉलंटरी लिक्विडेशन में कहीं ऐसा तो नहीं कि वीडियोकॉन जैसे लोग जानबूझ के मर रहे हैं और बहुत सारे क्रिएटर्स का पैसा डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए पैसा नहीं डुबा रहे, ये इंश्योर करने के लिए एनसीएलटी बोलता है पूरा अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट करो, वैल्यूएशन सबमिट करो, और मुझे प्रूव करो कि तुम किसी को डुबाने के लिए अपनी कंपनी को बंद नहीं कर रहे हो, राइट? बताओ 4 हफ्ते के अंदर क्या होना चाहिए? जैसे ये बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया, 4 हफ्ते के अंदर अपने शेयर होल्डर से भी परमिशन लेना चाहिए। इसमें 3 टाइप के रिजोल्यूशन होते हैं, एक स्पेशल रिजोल्यूशन, एक रिजोल्यूशन, और तीसरी बात रिजोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है। 4 हफ्ते के अंदर का स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर कुछ ऐसे तरीके से आप मर रहे हो जो वो इट वाज नॉट प्लान्ड। दूसरी बात में आपको स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं करना पड़ेगा, मतलब किसके 4 हफ्ते के बाद में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने के 4 हफ्ते के अंदर ऑप्शन नंबर 1 एसआर लगेगा। एसआर की जरूरत ही नहीं है अगर आप ऐसा मर रहे हो जो पहले से डिफाइंड था, मतलब पहले से बोला था आपके 2 साल के बाद मुझे मरना ही है, तो आप 2 साल के बाद मर रहे हो तो ऐसे केस में एसआर की जरूरत नहीं, रिजोल्यूशन। और तीसरी बात आपको रिजोल्यूशन की भी जरूरत नहीं है अगर आप ऐसा कुछ हो रहा है जो आर्टिकल में लिखा था। तो 3 बातें होती है, एक एसआर है, एक ओआर है, और एक में तो परमिशन की भी जरूरत नहीं है अगर ऑलरेडी वो डिफाइंड है। उसके बाद में नोटिफिकेशन किसको इन्फॉर्म करते हैं? जैसे कंपनी के लिक्विडेशन की बात होती है, जैसे ये एसआर पास होता है तो आपने 30 दिनों के अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि हे आरओसी, 7 दिनों के अंदर, सॉरी 7 दिनों के अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि मैं मरने जा रहा हूँ। अभी तक मरना चालू नहीं हो, मरने की शुरुआत हो रही है, तो रिजोल्यूशन जैसे पास हुई तो ए को बोलेंगे हम मर रहे हैं, उसके बाद में कम, फिर बाद में लिक्विड रहेगा। लिक्विड देखो, इस भली कंपनी 1 करोड़ की कंपनी, भली कंपनी स्मॉल है, भली कंपनी स्टार्टअप है, पर उसके लिए भी लिक्विड रहेगा, लिक्विड भी उनके एसेट्स को सारा बेचेगा। उसके बाद में क्या होगा? अरे बोलो ना क्या? एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस कोड, ठीक है ना? उसके बाद में क्या होगा? एप्लीकेशन ऑफ ए। तो एक बार जैसे ही वो सबके एसेट बेचकर हो जाएंगे तो एप्लीकेंट अथॉरिटी को क्या करना पड़ेगा? मतलब क्या करना पड़ेगा? जो बंदा लिक्विड रहा है ना, वो किसको इन्फॉर्म करेगा? एनसीएलटी को कि मैंने कंपनी के सारे एसेट बेच दी है, और उसके बाद में जैसे ही एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा तो इस ऑर्डर को लेके हम लिक्विडर कहाँ जाएंगे? आरओसी के पास जाएगा, और आरओसी इस कंपनी का नाम हटा देगा। तो अभी तक हमने 2 कॉन्सेप्ट को ऐड किया, एक फास्ट ट्रैक है और एक है वॉलंटरी वाइंडिंग। तो वॉलंटरी वाइंडिंग अब कब होता है? जब आपकी कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। और फास्ट ट्रैक कब होता है? जब कंपनी के कॉर्पोरेट डेटर ही अप्लाई करना चाहता है। उसमें 3 बातें, ऐसा कॉर्पोरेट डेटर जो स्मॉल है, ऐसा कॉर्पोरेट डेटर जो जिसके असेट जो है 1 करोड़ से कम है, और तीसरी बात ऐसा जो स्टार्टअप है। ये सारी बातें हमारी खत्म है। दिस चैप्टर इज ऑलरेडी ओवर गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। काइंडली कमेंट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको अच्छा लगता है, अगर मैंने आपको कॉर्पोरेट लॉ के लेक्चर डालना है तो जरूर मुझे कमेंट लिखकर बताइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, गुड लक।